हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी हिंदी। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। जो पिछली क्लास हम लोगों ने पॉलिटी की करी थी उसमें डिटेल में बहुत सारी चीजें देखी, जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको कवर किया। बहुत इधर उधर की चीजों में बात नहीं करी, सिर्फ आपके सामने कंटेंट था उसको मैं हाईलाइट करता गया और उसको बार बार रिवाइज करवाता गया कि इसको याद करना है, इसको पढ़ना है। आज की क्लास के बाद मैं आपको वो पीडीएफ भी दे दूंगा। ये वाली जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आप चाहे तो प्रिंट करा लें। वैसे मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाने के लिए एक वर्कबुक भी दे दी थी, तो आप चाहे उसमें लिख सकते थे। आपको इसकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करवाई जा चुकी है। और मैंने बार बार ये कहा था कि अगर आपने यूपीएससी हिंदी की टेस्ट सीरीज लगा ली, लिटरली बात माना आप 40 से 50 सवाल तक बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि उसका एक्सप्लेनेशन जिस लेवल का होता है, जिस लेवल के वहां पे क्वेश्चंस रखे जाते हैं आयोग के पैटर्न को एकदम फॉलो करते हुए, चाहे कॉन्सेप्ट्स का सवाल हो, चाहे एनालिटिकल सवाल हो, चाहे फैक्ट का सवाल हो, चाहे लिंदी सवाल हो, चाहे शॉर्ट सवाल हो, चाहे मैच द कॉलम का सवाल हो, कैसा भी सवाल हो, हर एक सवाल की प्रैक्टिस आपको वहां पे कराई जाती थी। वहां पे जब आप अपनी रैंकिंग देखते हो तो आपको पता लगता है कि आपको कहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो उस ओवरऑल प्रैक्टिस के जरिए उस टेस्ट सीरीज आपको एक बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट लाके देती है। इस वजह से मैं यूपीएससी हिंदी की टेस्ट सीरीज के बारे में बार बार आपसे कहता हूं, बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है। मैंने कई बच्चों के डायरेक्ट मैसेज आपको, शायद मैंने जिन्होंने मुझे पर्सनली मैसेज किया था कि सर दिखाओ किसने मैसेज किया था, मैंने उन्हें ये दिखाया भी। इस देखो, इस बच्चे का मैसेज है, इसका प्रीलिम्स क्वालीफाई था। इसने ये लिखा है कि टेस्ट सीरीज उसने 30 से 35 टेस्ट लगाए थे, लेकिन टेस्ट लगाता था तो 3-4 घंटे उसका एनालिसिस करता था। उसने कहा था सर एक्सप्लेनेशन बहुत बार पढ़ा, प्रीलिम्स मेरा ऐसे ही क्वालीफाई हो गया। तो अब उस लेवल समझ लो। तो मैं आपसे नहीं कहता 30-35 टेस्ट लगाओ, लेकिन आप लगाओ जरूर, कुछ ना कुछ जरूर लगाओ। आपको अपनी कैपेबिलिटी, आपको एबिलिटी पता लगेगी कि आप कहां पे स्टैंड कर रहे हो। ठीक है। और आज की क्लास बहुत लंबी नहीं रखेंगे, क्योंकि जो आगे के टॉपिक्स हैं उनसे क्वेश्चंस तो बहुत आते हैं, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, बहुत टफ क्वेश्चंस बना के वो नहीं पूछता है। तो आज की क्लास, जैसे कल की क्लास, जो पिछली क्लास थी 5 घंटे के अप्रॉक्स वो क्लास गई थी, जो क्लास 5 घंटे की बनी उसमें काफी चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी। तो आज की क्लास मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 आवर की जाएगी। उसमें हम लोग बहुत सारी चीजें देख लेंगे, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, और कहां पे हमको स्टैंड करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, ये सारी चीजें देखेंगे। और आज के टॉपिक्स को मैं हाईलाइट करूंगा, क्योंकि ये आज पीडीएफ भी आपको देंगे। तो सुनो, कहीं ना कहीं आपका मैं समय बचाना चाहता हूं। प्लीज 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 इस बात को ध्यान रखना, मैं आपका समय बचाना चाहता हूं इस वजह से कि मान लो ये पीडीएफ आपके पास रहेगी तो आप इसको जब पढ़ोगे तो चीजें याद हो जाएंगी। मैं यहां पे बार बार हाईलाइट करूंगा फिर से वही टॉपिक, तो कहीं ना कहीं समय भी लग जाएगा और आप दोबारा फिर से घर पे रिवाइज करोगे तो ऑब्वियस सी बात है उस समय कहीं ना कहीं ज्यादा लगेगा। तो उस समय को बचाने के लिए मैं आज चीजों को हाईलाइट करते हुए तेजी से थोड़ा आगे बढ़ूंगा, ताकि आपका समय बचा सकूं। अगर किसी बच्चे ने ये कमेंट किया कि आप तो बहुत तेज चले गए, बहुत तेजी से पढ़ा दिया, तो मैं समझ जाऊंगा आपने पूरी बात नहीं सुनी थी मेरी। मैं आपका समय बचाना चाहता हूं। ये नोट्स आपको दे दूंगा, समझा दूंगा कैसे पढ़ना है, इनमें से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है उनको एक एक करके मैं बताऊंगा। थोड़ा सा आराम से ही चलेंगे, लेकिन जैसे पिछली क्लास बहुत लंबी थी, आज उतनी लंबी क्लास नहीं रखेंगे। ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम क्लास पे आते हैं। और जो पार्लियामेंट के बारे में हम लोग देख रहे थे, वहां पे जितने भी एमपीज एमएलएज होते हैं उनके विप के बारे में देखेंगे, और ऐसे करते हुए टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो मैं कैमरा ऑफ रखूंगा, सारा फोकस आपको इस समय क्लास पे रखना है। लेट्स स्टार्ट। और मिलके फोड़ना है, लिख के जाना आज कमेंट में, सर आई विल क्लियर यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2025। तो देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे हम जब भी हम बात करते हैं यहाँ पे विप के बारे में, तो एक इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है हमारे लिए, आपको क्या क्या देखना है, यहाँ से क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। तो आपको क्या देखना है कि संसद में जब भी हम एमपी एमएलए की नेता की बात करते हो, जब भी हम विप की बात करते हो, तो कुछ चीजें हमको ध्यान रखनी है। जैसे लोकसभा के नेता के बारे में हम बात करें तो ध्यान से देखो, जो नियम है वहां के, उनके अकॉर्डिंग क्या आता है, प्रधानमंत्री जी लोकसभा के सदस्य होते हैं, आपको पता है ना। अब ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, सारी चीजें पता है आपको। प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य नहीं है तो वे प्रधानमंत्री द्वारा नामित मंत्री को लोकसभा के नेता के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकते हैं। यानी प्रधानमंत्री अगर लोकसभा के सदस्य हैं तो वे लोकसभा के नेता भी होते हैं, आपको पता है। और राज्यसभा के नेता के बारे में क्या पता है आपको, राज्यसभा का नेता एक मंत्री होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। और जो राज्यसभा का सदस्य होता है और प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाता है। तो आपसे सवाल यह पूछ सकता है, कौन नामित करता है, प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाता है। तो कहीं ना कहीं यह सवाल आपसे पूछा जा सकता है, तो इस चीज के लिए आपको तैयार रहना है। फिर जैसे आपसे कई बार पूछा जाता है कि विपक्ष के नेता की पहचान कब की गई, 1969 में, उसको कानूनी मान्यता 1977 में। ठीक है। और किसके तहत मिली, तो विपक्ष के नेताओं के वेतन और भत्तों के अधिकारों के तहत कानूनी मान्यता भी दी गई। इसका अधिनियम कौन सा है, कई बार ये भी पूछता है, तो विपक्ष के नेताओं के वेतन भत्ते अधिनियम 1977। तो एक बार इसको भी आप देखेंगे। आप ये देख सकते हो कि विपक्ष के नेता की आवश्यक संख्या क्या है,
तो मान्यता प्राप्त करने के लिए कम से कम 1/10 सीटों का 1/10 सीटों का होना बहुत जरूरी है। और विपक्ष के नेता को मंत्री के बराबर का दर्जा भी मिलता है। आप देखोगे विपक्ष के नेता को क्या मंत्री के बराबर दर्जा मिलता है? जी हाँ। आप कंफ्यूजन करके आपसे पूछ सकता है, नहीं मिलता है, स्टेटमेंट आएगा नहीं मिलता है, मिलता है, ध्यान रखेंगे। एक कैबिनेट मंत्री के बराबर उसका दर्जा होता है। उन्हें मंत्री के समान वेतन नहीं मिलता है, गलत, मिलता है। उन्हें मंत्री के समान भत्ते नहीं मिलते, मिलते हैं। अन्य सुविधाएं नहीं मिलती, मिलती हैं। क्लियर? किसने विपक्ष के नेता को वैकल्पिक प्रधानमंत्री कहा? आइवर जेनिंग्स ने कहा। ठीक है। यूएसए में क्या कहा जाता है? माइनॉरिटी लीडर कहा जाता है उसे, है ना। विप के बारे में अगर आप देखो, सिंपल से कुछ चीजें, क्या संविधान में उल्लेख है? नहीं। क्या संसद सदन के नियमों या संसदीय संविधान में उल्लेख है? नहीं। आपको यह ध्यान रखना है, आपसे स्टेटमेंट पूछेगा है, आप कह दोगे नहीं है। क्लियर? इस तरीके से आपको समझना है। ये कन्वेंशंस पे आधारित है। किन पे आधारित है? कन्वेंशन, परंपराओं पे आधारित है विप। इससे क्या होगा? आप देखो क्या करते, देखो किन मतलब विप में कार्य क्या क्या होता है। पार्टी के जो सदस्य होते हैं ना, उपस्थिति सुनिश्चित करना, समर्थन सुनिश्चित करना, निगरानी करना। समझ आ रहा है? अच्छा, विप का अगर पालन नहीं हो रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। क्लियर? तो ये सारी चीजें आपको देखनी, कहीं ना कहीं बहुत डीप में नहीं जाते इनमें सवाल, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इनमें थोड़ा बहुत चीजें ध्यान रखनी, इसलिए मैं आपको हाईलाइट करता हुआ सारी चीजें बताता हुआ चलूंगा। ठीक है? डोंट वरी, एकदम मस्ती से सारी चीजें कवर करेंगे। सारी चीजें कवर भी होंगी। अगर जो आज कवर नहीं हो पाएंगी तो ये पीडीएफ आपके पास रहेगी, आप वहां से पढ़ेंगे। ठीक है? पढ़ना है, सारी बहुत सरल भाषा में लिखा है यहाँ पे सब। ठीक है? चलो स्टार्ट कर रहे हैं। अभी चल रही है सारी चीजें। देखो कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं, जैसे संसद का आह्वान किस अनुच्छेद में है? 85। कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं, पूछा गया है। संसद को प्रत्येक वर्ष कम से कम 2 बार बैठक करने के लिए बुलाया जाना चाहिए। क्लियर? अगर हम सेशन की बात करते हैं तो देखो सेशन का मतलब क्या है? ये वो अवधि होती है जब संसद की पहली बैठक और इसकी समाप्ति के बीच संसद का कामकाज होता है। 3 मुख्य सेशन होते हैं। कौन सा? बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। सभी को पता है। तो आपसे यही पूछ सकता है कितने सत्र होते हैं, कब से कब तक होता है, तो इसके लिए भी तैयार रहेंगे। क्लियर? अब देखो आपसे सवाल क्या पूछ सकता है? संसद की बैठक को अध्यक्ष द्वारा एक निश्चित समय के लिए स्थगित किया जा सकता है। स्टेटमेंट ध्यान रखेंगे। आपसे पूछेगा नहीं कर सकता है, बल्कि कर सकता है। क्लियर है? देखो प्रत्येक दिन की बैठक में कितनी सीटिंग्स होती हैं? 2। सुबह 11 बजे से 1 बजे तक और दोपहर 2 बजे से 6 बजे तक। ध्यान रखेंगे। क्लियर? अब जैसे इसका मतलब क्या है? ये एडजर्नमेंट का मतलब मैंने बताया। अब यहां पे आप देखोगे साइन डाई का मतलब क्या होता है? कि अनिश्चित काल के लिए समाप्त करना। मतलब दिए हैं यहां पे, आपसे सिर्फ वर्ड पूछ सकता है, इसका मतलब क्या है? क्या ये लंबित कार्यों को प्रभावित करता है? नहीं करता है ना। प्रोरोगेशन के बारे में क्या होता है? राष्ट्रपति द्वारा सत्र के प्रोरोगेशन को अधिसूचना जारी की जाती है। क्लियर? क्या यह बैठक के सत्र को समाप्त कर देता है? जी हां। क्या इससे बिलों पर या जो लंबित मामले हैं उनमें फर्क नहीं पड़ता? बिल्कुल नहीं पड़ता। क्या नोटिस समाप्त हो जाती है? बिल्कुल हो जाती है ना। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब जैसे यहां पे हम ये देख सकते हैं कि विघटन का मतलब क्या होता है? केवल किसका विघटन होता है? लोकसभा का। क्या राज्यसभा का होता है? जी नहीं। क्लियर? लोकसभा के विघटन पर सभी लंबित मामले क्या समाप्त हो जाते हैं? जी हां, हो जाते हैं। लोकसभा के विघटन स्वचालित रूप से उसके कार्यकाल के समाप्त होने पर राष्ट्रपति द्वारा विघटन का निर्णय होता है? बिल्कुल होता है। किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा होता है। अच्छा, लेम डक सेशन की अगर मैं बात करूं तो ये पिछले लोकसभा का अंतिम सत्र होता है। तो कम से कम आप यही ध्यान कर लो। क्लियर है? क्लियर? और जब नई लोकसभा को चुनाव होता है और जो सदस्य फिर से नहीं चुने जाते उन्हें क्या कहा जाता है? लेम डक। क्लियर? बहुत कठिन लिखा था क्या? यहां पे कुछ रॉकेट साइंस तो है नहीं। कोरम का मतलब क्या होता है? कि सदन की कार्यवाही करने के लिए कम से कम कितनी संख्या चाहिए? तो न्यूनतम सदस्य कितने होने चाहिए? कुल सदस्यों का 1/10वां हिस्सा। अगर कोरम नहीं है तो कौन? अध्यक्ष सदन को स्थगित करने का कर्तव्य होता है उसका, कि सदन को क्या करे? वो स्थगित करे। क्लियर? आगे बढ़े। चलो आगे देखो क्या कह रहा है। संविधान ने संसद में कार्यवाही के लिए हिंदी और अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकृत किया है। तो आप भाषा के बारे में भी देख सकते हो यहाँ पे। किस भाषा को? आधिकारिक भाषा। अधिनियम कौन सा है? आधिकारिक भाषा अधिनियम
1963। आप मंत्री और अटॉर्नी जनरल के अधिकार देखो, संसद में जब मत क्या वोट करने का अधिकार होता है, बिल्कुल होता है। आप संसद में मतदान की बात देख सकते हो, यहाँ पे सारी चीज यहाँ पे एक एक करके मैंने यहाँ पे दी है ना। आप देखो यहाँ पे जैसे आगे कौन सा टॉपिक है, कुछ कार्यवाहियां जैसे प्रश्नकाल संसद की, इसमें क्या होता है, सदस्य प्रश्न पूछते हैं और उत्तर कौन देता है, मंत्री। ध्यान रखेंगे कैसे 3 तरीके के प्रश्न होते हैं, सितारे वाले प्रश्न जिनमें मौखिक उत्तर देना होता है, असितारे वाले प्रश्न जिसमें कैसा उत्तर देना होता है, लिख के उत्तर देना होता है, और संक्षिप्त सूचना इसमें 10 दिनों से पहले नोटिस दो, उस पर फिर मौखिक उत्तर आपको मिलेगा। आपसे देखो पीसीएस में कई तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। सितारे वाले प्रश्न का रंग कैसा होता है, हरा। असितारे वाले प्रश्न का कोड का रंग कैसा होता है, सफेद। संक्षिप्त सूचना का हल्का गुलाबी, और निजी जब भी कोई सदस्य सवाल पूछता है तो उसका पीला। ध्यान रखेंगे। 0 आवर की अगर बात की जाए, कब शुरू हुआ, 1962 में। सार्वजनिक महत्व के मुद्दों पे चर्चा होती है ना। क्या नियमों में इसका उल्लेख है, नहीं है, ये भी ध्यान रखना। आपसे स्टेटमेंट में पूछ सकता है क्या 0 आवर का नियमों में उल्लेख किया गया है, नहीं किया गया। आप प्रस्ताव की बात करो तो मूल प्रस्ताव ये एक स्वतंत्र प्रस्ताव होता है। प्रतिस्थापन प्रस्ताव जिसको सब्स्टिट्यूट मोशन कहते हैं, ये एक वैकल्पिक प्रस्ताव होता है। सहायक प्रस्ताव ये अन्य प्रस्तावों से संबंधित सब्सिडियरी मोशन कहा जाता है। अच्छा, क्लोजर मोशन का मतलब क्या होता है, बहस को संक्षिप्त करने का प्रस्ताव। क्लियर। संसदीय विशेषाधिकार प्रस्ताव, विशेषाधिकारों का उल्लंघन होने पर सदस्य द्वारा प्रस्ताव दिया जाता है। अच्छा, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव 1954 में ये आया था और मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाता है। तो बस आपसे एक स्टेटमेंट पूछता है, बहुत टफ बना के नहीं पूछेगा, बस एक स्टेटमेंट पूछेगा आपसे। जैसे यहां पे देखो, विराम प्रस्ताव, संसद के सामान्य कार्य को रोक देंगे, तात्कालिक काम पे चर्चा होगी। विश्वास प्रस्ताव किस लिए होता है, सभी को पता है, बहुमत स्थापित करने के लिए होता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, अविश्वास प्रस्ताव, ये पूरे मंत्रिमंडल के खिलाफ प्रस्तुत किया जाता है। ध्यान रखेंगे। और आर्टिकल 75 के तहत आता है ना। फिर अगर निंदा प्रस्ताव आपसे पूछे तो ये निंदा करने के लिए आता है, किसकी, नीतियों की। धन्यवाद प्रस्ताव की अगर बात, तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर होता है। क्लियर, एक बार याद कर लीजिएगा इसको। फिर यहां पे सारे प्रस्ताव आपके सामने दिए हैं, तो एक बार इन्हें आप जरूर पढ़िएगा। ये एक ऑर्डर में सारे मैंने यहां पे लिखे हैं कि डायरेक्ट इनसे सवाल आता है कि किसका क्या मतलब है, तो आप लोग इससे देख लोगे। ठीक है, फिर चलिए हम एक अब तक विधेयकों के प्रकार देखते हैं। बहुत बार आप लोगों ने देखा है। ठीक है, सवाल क्या आता है, बहुत इजी। कई बार सवाल आप लोग कंफ्यूज करते हो सवाल, लेकिन बहुत इजी आता है। सवाल आता है सार्वजनिक बिल जैसे किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, मंत्री द्वारा। ठीक है, निजी बिल कौन प्रस्तुत करेगा, किसी अन्य सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। देखो, संभावना किसकी पारित होने की ज्यादा होती है, किसकी कम होती है, तो समझ में आ जाता है किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ध्यान रखना। साधारण बिल क्या वित्तीय मुद्दे से संबंधित होता है, नहीं, आपको यह ध्यान रखना है। क्या साधारण बिल वित्तीय मुद्दे से संबंधित होता है, नहीं, ध्यान रखेंगे, नहीं होता है। मनी बिल का अनुच्छेद ध्यान रखेंगे आप लोग 110। ठीक है, मनी बिल का अनुच्छेद 110, वित्तीय बिल का अनुच्छेद 117, ये मनी बिल से अलग होता है, ध्यान रखना। मनी बिल 110 आर्टिकल, फाइनेंस बिल की जब बात की जाती है तो 117, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की बात की जाए तो अनुच्छेद कौन सा है, 368। आप आर्टिकल ध्यान रखो पहले। क्लियर है। क्या संविधान संशोधन में ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान है, आपसे स्टेटमेंट में आएगा तो आप कहेंगे नहीं है। ठीक है, क्लियर। अब देखो, जो साधारण बिल के चरण क्या होते हैं, पहली क्या होगी पढ़ाई में, बिल का परिचय दिया जाता है। दूसरे बिल में विस्तृत परीक्षण किया जाता है उसका। ठीक है, फिर उसमें चर्चा होती है, समिति द्वारा अध्ययन किया जाता है, उस पर विचार विमर्श किया जाता है दूसरे चरण में। फिर जब तीसरा चरण आता है तो चर्चा केवल स्वीकृति या अस्वीकृति पर होती है, संशोधन की अनुमति नहीं है, ध्यान रखना। फिर दूसरे सदन में बिल जाता है, वहां पे 3 चरणों से गुजरता है। वहां पे भी यही 3 चरण होते हैं कि चर्चा होगी, अध्ययन किया जाएगा, विचार विमर्श होगा। अगर दूसरा सदन संशोधन कर दे तो पहला सदन क्या कर सकता है, पुनर्विचार कर सकता है। फिर ज्वाइंट सिटिंग द्वारा गतिरोध को हल किया जाता है, ध्यान रखेंगे। फिर वो राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए जाएगा। फिर अगर राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए भेजा जाता है, यदि गतिरोध होता है तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकते हैं, ध्यान रखेंगे। और बहुमत से पारित हो गया तो बिल पारित मान लिया जाएगा। अच्छा, एक चीज, अगर राष्ट्रपति स्वीकृति दे देते हैं तो बिल क्या बन जाता है, कानून। क्लियर। राष्ट्रपति स्वीकृति नहीं देते तो बिल समाप्त हो जाता है। अगर कॉमन सी है तो सबको पता है, पुनः विचार के लिए वापस भेज सकते हैं।
अगर पुनः विचार के लिए वापस भेजा किसी भी बिल को और दोबारा अगर संसद में पारित हो गया, दोबारा अगर वो सदन में पारित हो गया, तो उस बिल को राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल यहां से मनी बिल से आते हैं। मनी बिल में देखो टैक्स की बात होती है, ऋण की बात होती है, लोन की बात होती है, एकत्रित कोष, आपातकालीन कोष की बात होती है। ध्यान रखेंगे ये सारी चीजें मनी बिल के अंदर आती हैं, तो एक बार इन्हें सरसरी निगाह से आप जरूर देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एक बार जरूर देखना। अब ये जो हम आपको ये समझा देते हैं क्या है प्रक्रिया। केवल लोकसभा में आएगा, पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे। आर्टिकल पता है ना मनी बिल का 110। इस केवल कहां आएगा? लोकसभा में। केवल लोकसभा में, केवल मंत्री द्वारा पेश किया जाएगा, केवल मंत्री द्वारा पेश किया जाएगा। राष्ट्रपति की अनुशंसा से ही प्रस्तुत किया जा सकता है। ये कुछ है ऐसी चीजें मनी बिल के बारे में जो स्टेटमेंट में पूछेगा, आप गलत करके आओगे। केवल लोकसभा में, केवल मंत्री द्वारा। राज्यसभा इसे संशोधित कर सकती है? नहीं। ठीक है, संशोधित नहीं कर सकती। राज्यसभा इसे अस्वीकृत कर सकती है? नहीं। केवल सिफारिशें वापस कर सकती है, ये ध्यान स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये स्टेटमेंट, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने दिनों तक रोक सकती है? केवल और केवल 14 दिनों तक रोक सकती है। राज्यसभा में भेजने से पहले स्पीकर द्वारा प्रमाणित होना जरूरी है। लोकसभा अगर स्वीकृत कर दे तो ये कहां भेजा जाएगा? राष्ट्रपति के पास। राज्यसभा में इसमें कोई भी गतिरोध नहीं होगा, क्योंकि राज्यसभा ना इसमें संशोधन कर सकती है, ना इसको अस्वीकृत कर सकती है, सिर्फ 14 दिन के लिए रोक सकती है बस। लोकसभा में अगर इसकी अस्वीकृति हो जाए तो सरकार का इस्तीफा मान लिया जाता है, यह स्टेटमेंट भी ध्यान रखना। राष्ट्रपति के पास पुनः विचार के लिए वापस नहीं किया जा सकता, यह पॉइंट भी ध्यान रखेंगे आप। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दीज पॉइंट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्लीज 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 इन्हें रिवाइज करेंगे। मैं कह रहा हूं फिर से, आई रिपीट, प्लीज इन्हें बार बार रिवाइज करिएगा। यहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए हैं, तैयार रहिएगा इनके लिए। ठीक है, नेक्स्ट। बार बार सवाल पूछा गया है तो कम से कम आप ये ध्यान कर लीजिए, ज्वाइंट सिटिंग का आर्टिकल कौन सा है? तो 108 आर्टिकल। ठीक है, 108। क्या संविधान संशोधन के लिए ज्वाइंट सिटिंग होती है? नहीं, नहीं। बिल पारित होने में अगर कोई समस्या है, कोई गतिरोध है, तो आप ज्वाइंट सिटिंग कर लो। ठीक है, बिल में संशोधन किया जा सकता है, संविधान संशोधन में नहीं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति जी बुलाते हैं। ठीक है, कौन बुलाता है? राष्ट्रपति जी बुलाते हैं। बिल को दोनों सदनों के कुल सदस्य संख्या में उपस्थित और मतदान करने वाले बहुमत से पारित होना चाहिए। क्लियर? आपसे सवाल पूछा जाएगा ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो ज्वाइंट सिटिंग लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता। अगर वो नहीं है लोकसभा के अध्यक्ष तो कौन करेगा? उपाध्यक्ष जी करेंगे। तो कुछ चीजें यहां पे ऑलरेडी मैंने बहुत सिंपल तरीके से मेंशन की हैं। लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे, अगर अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष जी करेंगे। ठीक है, उपाध्यक्ष और उपसभापति अगर दोनों अनुपस्थित हैं, यानी अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों हैं, तो राज्यसभा के उपसभापति अध्यक्षता करेंगे। ध्यान रखेंगे, यदि लोकसभा का अध्यक्ष भी नहीं है, लोकसभा का उपाध्यक्ष भी नहीं है, तो ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता कौन करेगा? राज्यसभा के सभापति जी करेंगे, उपसभापति जी करेंगे। समझ आया? राज्यसभा के सभापति ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता नहीं करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, ध्यान रखना। कौन कर रहा है? उपसभापति जी करते हैं। ज्वाइंट सिटिंग के लिए कोरम कितना होना चाहिए? कुल सदस्य संख्या का 10वां हिस्सा। वही चीज देखो यहां पे लिखी, कोरम के बारे में तो वही चीज चलती है। क्लियर? क्लियर? अच्छा, यदि लोकसभा का विघटन हो चुका है तो क्या ज्वाइंट सिटिंग होगी? और बिल लंबित है, लोकसभा का विघटन हो गया, डिसोल्यूशन हो गया और बिल लंबित है, तो क्या ज्वाइंट सिटिंग होगी? नहीं। स्टेटमेंट पूछा जा सकता है। अगर राष्ट्रपति ने पहले ही डिसाइड कर लिया कि नहीं हम ज्वाइंट सिटिंग बुलाएंगे, ठीक है, अगर राष्ट्रपति ने कह दिया नहीं हमें ज्वाइंट सिटिंग बुलानी है, तो राष्ट्रपति का पहले से ही इरादा था ज्वाइंट सिटिंग बुलाने का, तो इसमें क्या होगा? बिल समाप्त नहीं होगा। एक बार इसे प्लीज रीडिंग मारिएगा इनकी, मैं कह रहा हूं सवाल यहां से आएगा। ठीक है, क्लियर? इनको कर सकते हैं। संशोधन, ज्वाइंट सिटिंग में नए संशोधन केवल उन मामलों में पेश किए जा सकते हैं जब सदनों के बीच अंतिम सहमतियां हों। क्लियर? संविधान संशोधन बिल पर नहीं होता है, पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, क्लियर? 3 बार बुलाया गया है दहेज निषेध बिल। पहली बात तो कब आया अभी देखो, बैंकिंग सेवा आयोग और आतंकवादी विरोधी बिल। ठीक है, ध्यान रखेंगे इन चीजों के बारे में। बजट, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल यहां से भी आता है। देखो,
ध्यान क्या रखना है, अपने को जो ध्यान रखना है बस उस पर फोकस रखते हैं, ठीक है। देखना यहां से आर्टिकल ध्यान रखो, इस आर्टिकल में शब्द कौन सा यूज किया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या बजट शब्द का उल्लेख है, नहीं, ठीक है। इसमें राजस्व पूंजी का अनुमान, राजस्व बढ़ाने का व्यय अनुमान, ये सारी चीजें बताई गई, ठीक है। लेकिन अपने को जो फोकस रखना है, क्या वार्षिक वित्तीय विवरण और बजट का क्या संविधान में उल्लेख है, नहीं, बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, ठीक है। भारत सरकार के पास 2017 में कितने बजट थे, 2, रेलवे और सामान्य। 1900 रेलवे बजट 1924 में अलग हुआ, ठीक है। ध्यान से सुनो, अब देखो क्या चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, यहां से एक बार समिति की रिपोर्ट में कहा गया था, लेकिन यहां से क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बस उसको ध्यान रखना है, ठीक है। देखो अनुच्छेद में 112 में बजट के बारे में बात की गई, यानी राष्ट्रपति हर वर्ष संसद में सरकार की अनुमानित प्राप्तियां और व्यय, जिनको हम वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहते हैं, प्रस्तुत करते हैं। बजट में कोई मांग राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती, ये किस अनुच्छेद में है, 113। क्लियर। भारतीय संघ के धन से बिना कानून द्वारा आवंटन के कोई धन नहीं निकाला जा सकता, बिना कानून द्वारा आवंटन के कोई धन नहीं निकाला जा सकता, अनुच्छेद 114। टैक्स प्रस्ताव राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, अनुच्छेद 117। संसद में कोई भी टैक्स बिना कानून के संकलन के बिना नहीं लिया जा सकता, कोई भी टैक्स, अनुच्छेद 265। लोकसभा के पास ही अनुदान के लिए मतदान का अधिकार है, ध्यान रखेंगे, किसके पास है, केवल लोकसभा के पास है, अनुच्छेद 113। भारतीय संघ के संचित कोष से व्यय के लिए अलग से लेखा रखना होता है, 112। तो ये कुछ आर्टिकल हैं विच इज इंपॉर्टेंट, प्लीज इन्हें रिवाइज करिएगा। मैं यहाँ पे आपको रटा तो नहीं सकता क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, फिर आपका समय उतना ही जाएगा जितना आप खुद पढ़ के भी इनको याद कर सकते हो, है ना। अब आगे देखो, फिर जैसे यहाँ पे बजट की प्रस्तुति के बारे में कुछ चीजें दी हैं, तो यहाँ से एक सवाल कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता, लेकिन एक बार इन्हें आप देख लेंगे कि बजट प्रस्तुति होती है, फिर उस पर सामान्य चर्चा होती है, फिर उस पर जांच होती है, फिर उस पर मतदान भी होता है ना। तो ये चीजें एक बार आप ध्यान से सुनेंगे, सारी चीजें पता लग जाएंगी। मैं आपको यहाँ पे कुछ कटौती प्रस्ताव के बारे में बताता हूँ, जो क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावनाएं रहती है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ध्यान से देखो, सिंपल। एक होता है कट मोशन, जिसमें नीति कट होती, यानी नीति की अस्वीकृति हो जाती, कोई भी पॉलिसी है अगर वो अस्वीकृत हो गई तो राशि 1 रुपए तक घटाई जाएगी, ठीक है। एक होता है अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी कट, इसमें जो राशि मांग की जाती है उसको घटाने का प्रस्ताव होता है, क्लियर। टोकन कट, इसका मतलब क्या होता है, अगर कोई शिकायत आ गई, ठीक है, कोई अगर किसी ने विशेष शिकायत बता दी तो आपकी जो मांग होगी उसमें 100 रुपए काट लिए जाएंगे। कोई मतलब नहीं है 100 रुपए काटने का, करोड़ों की मांग होती है वहां पे, 100 रुपए काटे जाएंगे, ठीक है। अब जैसे सवाल कभी कभी इसमें इतनी डिटेल में पूछता नहीं है, लेकिन कुछ चीजें ध्यान रखनी, जो सिंपल वन लाइनर, केवल एक मांग या विशिष्ट मामलों से संबंधित होना चाहिए, कट मोशन, ठीक है। क्या मौजूदा कानूनों में संशोधन या निरसन का प्रस्ताव आ सकता है इसमें, जी नहीं। संघ सरकार के क्षेत्र से बाहर के मामलों पर आधारित होगा कट मोशन, नहीं। संचित कोष से संबंधित व्यय पर आधारित होगा, नहीं। किसी न्यायालय द्वारा अगर कोई मामला विचार के अधीन रखा गया है तो उससे संबंधित मामला आएगा कट मोशन में, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। किसी व्यक्ति की चरित्र या आचरण पर ना हो, ये भी ध्यान रखना है। केवल सब्सटेंटिव मोशन द्वारा चुनौती दी जा सकती है, ये चीज ध्यान रखें, ठीक है। फिर अब देखो, जैसे यहाँ पे वोट ऑन अकाउंट में इंपॉर्टेंट है, वोट ऑन अकाउंट पे ध्यान रखना है, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बजट पर चर्चा होने तक सरकार को एक व्यय के लिए अग्रिम मंजूरी प्राप्त करने का प्रावधान देता है, ठीक है। फिर यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, इतनी जरूरी नहीं है, अपने को जरूरी है सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस बिल। आर्टिकल बताओ कौन सा है, कमेंट 117, क्या ये आर्टिकल है, बताएंगे। इसे मनी बिल के रूप में माना जाता है, इसमें करों में संबंधित संशोधन भी किए जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, वित्त अधिनियम बजट की प्रक्रिया को समाप्त करता है और बजट के आय पक्ष को क्या बनाता है, वैध। तो यहाँ पे कुछ चीजें इससे रिलेटेड थी। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक पे हमारे लिए। ये विभिन्न प्रकार के अनुदान हैं, पूरक अनुदान कौन सा है, अतिरिक्त अनुदान कौन सा है, अधिकतम अनुदान कौन सा है ना। तो ये चीजें हमारे लिए कहीं इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो एक बार इनको भी ध्यान रखेंगे।
तो अब जैसे यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, अब जब हम पूरक अनुदान की जब बात करते हैं तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट इन दैट प्रोसेस, जब किसी सेवा के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वीकृति राशि प्राप्त न हो। अतिरिक्त अनुदान का मतलब क्या है, अतिरिक्त खर्च जो बजट में नहीं था। सिर्फ एक लाइन ध्यान रखो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। अधिकतम अनुदान का मतलब क्या है, कोई ऐसी सर्विस है बजट से अधिक धन खर्चा हो गया उस पर। क्लियर, किसके द्वारा किया जा सकता है, तो सार्वजनिक लेखा समिति द्वारा। क्लियर, ध्यान रखेंगे। फिर ऐसे ही अप्रत्याशित मांगों के लिए होता है ये क्रेडिट वोट। फिर विशेष अनुदान होता है, विशेष उद्देश्यों के लिए दिया जाता है। एक टोकन अनुदान होता है, किसके लिए, सेवा पर प्रस्तावित खर्च को पुनः आवंटन द्वारा पूरा किया जाता है ना। ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जिसमें वन वर्ड आपको केवल ध्यान रखने, इनको अब मैं पीडीएफ आज दूंगा इसलिए मैं हाईलाइट करता चल रहा हूं। एक बार इन्हें ध्यान से देखेंगे, ठीक है, एक बार इन्हें ध्यान से देखेंगे। अब जैसे इस पेज पे मैं आपको थोड़ा ध्यान दिलाऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट, निधियां क्यों इंपॉर्टेंट। आर्टिकल ध्यान रखना है, बहुत बार पूछा गया। संविधानिक निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसमें सभी तरीके के क्रेडिट होते हैं, सभी तरीके के भुगतान और डेबिट भी होते हैं। क्लियर, क्लियर। एक चीज ध्यान रखना, ये फंड संसद द्वारा कानून से निर्धारित राशि से भरा जाता है। ये चीज ध्यान रखेंगे आप। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ही ध्यान करो, पहले इसे ही याद करो। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, आर्टिकल 266। जब हम पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया की बात करते हैं, यानी सार्वजनिक खाता की जब बात की जाती है, तो आर्टिकल 266 आपके मन में रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। क्लियर, क्लियर। आप कम से कम आर्टिकल ध्यान रख लो अभी। क्लियर, इसके अंदर की चीजें तो इसमें लिखी है, लेकिन आप आर्टिकल ध्यान रख लो। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया 266, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया 266, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया 266। उसके बाद जब हम कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया की जब बात करते हैं, आपातकालीन निधि की बात की जाती है, तो आर्टिकल 267, विच इज इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया, सवालों में आया है। ठीक है, और ये किसके पास होती है, तो राष्ट्रपति के पास होती है। केवल संसद के कानून द्वारा ही जारी की जाएगी, ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर, आगे चलें। चलो, अब यहां पे क्या इंपॉर्टेंट है, लोकसभा के मुकाबले राज्यसभा की स्थिति। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे, बहुत ज्यादा रटने का प्रयास मत करना। जब आप पीडीएफ पढ़ोगे तो सारी चीजें आपके मन में आती चली जाएंगी, लेकिन फोकस ओनली ऑन द क्लास। मैं इसलिए कह रहा हूं फोकस ओनली ऑन द क्लास, क्योंकि बहुत लंबी क्लास मैं नहीं रखना चाहता आज की क्लास में। लेकिन एक चीज मैं बार बार फिर से कहूंगा, प्लीज प्लीज प्लीज, आप एग्जाम हॉल में बैठने से पहले मिनिमम प्लीज 5 टेस्ट जरूर लगा लीजिएगा। मैक्सिमम तो आप 10 लगा के जाओ, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न चेंज हो चुका है, एग्जाम का नेचर चेंज हो चुका है, क्वेश्चंस का पूछने का तरीका बदल चुका है, उसमें पूछी जाने वाली नॉलेज का लेवल बदल चुका है, फैक्ट और एनालिसिस घुमा के पूछ रहा है। एक ही क्वेश्चंस में वो आपकी कई तरीके की नॉलेज को चेक कर रहा है मैच द कॉलम में। प्लीज टेस्ट लगा के जाना। अगर ये सारी चीजें एक ही जगह चाहते हो तो मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, क्योंकि पिछले अभी 10-20 दिनों में मेरे पास बहुत मैसेज आए हैं, सर नंबर कम आ रहे हैं, ये दिक्कत है वो, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि पीवाईक्यू मैं करा रहा हूं आपको यूट्यूब पे। डोंट वरी, सारे पीवाईक्यू अगर मैं यूट्यूब पे कराने की जिम्मेदारी मैंने ली है कि मैं इतने पीवाईक्यू जरूर कराऊंगा। आपको पीवाईक्यू में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपको प्लीज, आप यूपीएससी हिंदी की टेस्ट सीरीज को इग्नोर नहीं कर सकते। ये टेस्ट सीरीज आपको इतने एज दे देगी, इतने माध्यम मतलब इतने आयामों में आपकी विस्तृत तैयारी करा देगी कि एग्जाम हॉल में जिस दिन आप बैठोगे तो सवाल यूं सॉल्व होते हैं, यूं। समझ रहे हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत आसानी से सवाल सॉल्व होते हैं। लेकिन कई बार बच्चे क्या करते हैं, डरते हैं, प्रैक्टिस से बहुत डरते हैं, खुद बैठ के कभी प्रैक्टिस करते ही नहीं। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये आपकी खुशी का सवाल नहीं, ये हर उस आपके सहायक मतलब ये हर एक उस व्यक्ति की खुशी का सवाल है जो आपके पीछे आज भी उसी उम्मीद में खड़ा है, आपका सपोर्ट कर रहा है, आपकी सहायता कर रहा है, हर एक कदम पे आपका साथ दे रहा है, उसकी खुशी का भी सवाल है। लग जाओ यार, जी जान से एक बार लग जाओ यार, एक बार, है ना। प्लीज प्रैक्टिस करना, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। मैं नहीं कहता आप, चलो आपको लगता है कि आपको किसी और की टेस्ट सीरीज चाहिए, जाओ लो जाके करो जाके, लेकिन मैं पर्सनली यूपीएससी हिंदी की टेस्ट सीरीज को जानता हूं, क्योंकि कई बच्चों से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि प्रीलिम्स क्वालीफाई तो ऐसे ही कर लिया था उन्होंने, मेंस में दिक्कत हुई। इस वजह से मैं तब से बताने लगा हूं कि प्लीज यूपीएससी हिंदी की टेस्ट सीरीज आप लगाइएगा। उस टेस्ट सीरीज में जब गौरव सर लोगों ने काम किया था कि कैसे क्वेश्चन रखे जाने चाहिए, वो बहुत डीप में हुआ है, वो अभी कभी सामने आके बताते नहीं, इसलिए मैं ज्यादातर बता देता हूं आपको, इसलिए टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब टेस्ट सीरीज के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अब चलो आगे आओ, क्या कह रहा है, लोकसभा और राज्यसभा की स्थिति में अंतर। लोकसभा के साथ समान स्थिति क्या होती है, ध्यान से देखेंगे।
सामान्य विधेयक पे संशोधन, संविधान संशोधन में। असमान स्थिति क्या होती है? फाइनेंस बिल केवल कहां जाएगा? लोकसभा में। राज्यसभा केवल बजट पे क्या कर सकती है? चर्चा कर सकती है। क्या ग्रांट के लिए मतदान कर सकती है? नहीं कर सकती। क्या राज्यसभा ग्रांट के लिए मतदान कर सकती है? तो नहीं कर सकती। ध्यान रखेंगे, लोकसभा ही धन विधेयक को पारित होने का निर्धारण करती है। नो कॉन्फिडेंस मोशन केवल और केवल लोकसभा में आएगा। बिल्कुल सही, क्लियर। अब देखो, राज्यसभा को कुछ विशेष शक्तियां दी गई, विच इज इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट, मैं फिर कह रहा हूं इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से देखो क्यों इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 249 क्या कहता है? राज्यसभा संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की अनुमति देती है। समझ आया? क्लियर। ध्यान रखेंगे, इसको रिवाइज करेंगे। आर्टिकल 67, राज्यसभा अकेले उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। राज्यसभा अकेले उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है, आर्टिकल 67। आर्टिकल 312, राज्यसभा संसद को अखिल भारतीय सेवाएं बनाने की अनुमति दे सकती है। उसको लगता है कि कोई और सेवा हमें बनानी चाहिए, ऑल इंडिया सर्विसेज में ऐड करनी चाहिए, तो राज्यसभा ये कर सकती है। क्लियर। आर्टिकल 352, 356 और 360 वेरी इंपॉर्टेंट। यदि लोकसभा भंग हो चुकी है, पढ़िए स्टेटमेंट क्या लिखा है। यदि लोकसभा भंग हो चुकी है तो राज्यसभा अकेले आपातकाल की घोषणा को मंजूरी दे सकती है। क्लियर। आगे चलें, देखो क्या कह रहा है। राष्ट्रपति के आदेशों और आपातकाल की घोषणा की स्वीकृति देने की शक्ति किसके पास है? केवल और केवल राज्यसभा के पास। ध्यान रखना, राष्ट्रपति के आदेशों और आपातकाल की घोषणा की स्वीकृति देने की भी शक्ति किसके पास है? राज्यसभा के पास। ध्यान रखेंगे। अब संसदीय विशेषाधिकारों के बारे में कुछ बात करते हैं। बहुत ज्यादा सवाल नहीं आते, इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखना है? आर्टिकल। संसदीय विशेषाधिकार का आर्टिकल कौन सा है? 105। क्लियर। इनमें दोनों सदनों के नियम हैं, संसदीय परंपराएं हैं, व्याख्याएं हैं कुछ, है ना, ये सारी चीजें हैं। तो बहुत डीप में इनमें सवाल नहीं आता, लेकिन कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी। तो वन स्टेटमेंट दिया है, केवल ध्यान से देखो। अपनी बहस, कार्यवाही, रिपोर्ट को प्रकाशित करने का अधिकार है किसको? संसद की। संसदीय विशेषाधिकार में आता है। गोपनीय बैठक बुला सकती है ना, आर्टिकल 105। अपने कार्यों को नियंत्रित करने के लिए नियम बना सकती है। किसी ने उसके नियमों को नहीं माना तो दंडित कर सकती है। सदस्य की गिरफ्तारी भी कर सकती है। सूचना प्राप्त करने का भी उसे अधिकार है। गवाहों को उपस्थिति का आदेश भी दे सकती है ना। सारी चीजें एक बार आप देख लेंगे। व्यक्तिगत विशेषाधिकार क्या है इसमें संसद में? देखो ध्यान से। संसद सत्र के दौरान और 40 दिन पहले और 40 दिन बाद किसी भी सदस्य की गिरफ्तारी नहीं हो सकती, केवल दीवानी मामलों में। ठीक है। बोलने की स्वतंत्रता है, यानी संसद में आपने कुछ भी बोला, उसको किसी भी अदालत में कार्रवाई के लिए नहीं भेजा जाएगा। ये है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, इन्हें कहते हैं। पहले आप संसद में कुछ भी बोल के आओ, किसी को मनमाना बोल दो, किसी को बुरा बोल दो, तो ये जो मानहानि केस जो लगाया जाता है नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आप कुछ भी बोलो तो अदालत में कार्रवाई नहीं होगी। क्लियर। जो सदस्य हैं वो गवाह के रूप में उपस्थित होने से इंकार भी कर सकते हैं। अगर किसी विशेषाधिकार का उल्लंघन हुआ तो सदन उसे दंडित भी कर सकता है। क्लियर। तो ये सारी चीजें एक बार ध्यान रखेंगे, इजी है। आर्टिकल 105 ध्यान रखना, कम से कम पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की जब बात है तो आप आर्टिकल 105 ही ध्यान कर लो, यही बहुत है हमारे लिए। चलो आगे चलते हैं, क्या कह रहा है देखते हैं। अब देखो एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे देखो मंत्रिमंडल समितियों की बात की गई। संसदीय समितियों की जब बात आती है, क्या संविधान में उनका उल्लेख है? संविधान में इनका उल्लेख है, लेकिन गठन का, कार्यकाल का, कार्य आदि पर किसी भी तरीके का प्रावधान नहीं दिया गया। ये किसमें है? सदन के नियम है अलग। यानी जो संसदीय पार्लियामेंट्री जो कमेटीज होती हैं, क्या संविधान में उनका उल्लेख है, लेकिन उनके गठन कैसे होगा, उनका कार्य क्या होगा, उनका कार्यकाल क्या होगा, ये सब एक नियम है। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। अब जैसे उनमें से एक स्थायी समितियां होती हैं जो निरंतर कार्य करती हैं, और कुछ एड हॉक समितियां होती हैं जो अस्थायी होती हैं, जो कार्य पूरा होने पर डिसॉल्व कर दी जाती है, समाप्त हो जाती है। दो तरीके की हुई, स्थायी और अस्थायी। स्थायी समितियां और अस्थायी समितियां। अब इंपॉर्टेंट 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 याद तो आप भी को करना पड़ेगा, मैं आपको सिर्फ बताता हुआ चल रहा हूं, तेजी से देखना, क्योंकि ये चीजें अब आपको याद करनी पड़ेंगी। मैं तो एक बार जैसे बता दिया तो आपको याद भी नहीं होगा, प्लीज इन्हें देखिएगा। अनुदान समिति, कितने सदस्य पूछ सकता है आपसे? ठीक है। सबसे बड़ी समिति लोकसभा से, सभी लोकसभा से बड़ी समिति कही जाती है। अच्छा एक सेकंड, यहां पे क्या ध्यान रखना, मैं आपको एक दोबारा बताता हूं ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनो 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 सुनो, हेलो 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 हेलो, सुनो 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 सुनो। समितियां, अनुमान समिति कितने सदस्य हैं? 30। कहां से हैं? लोकसभा से, सबसे बड़ी समिति।
क्लियर, इतना ध्यान करो प्लीज, इतना ध्यान करो, इतना याद कर सकते हो, ठीक है। लोक लेखा समिति कितने सदस्य, 22, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। क्या करती है, सीएजी की रिपोर्ट की जांच करती है। 1967 से विपक्ष से अध्यक्ष चुना जाता है, इसमें अध्यक्ष विपक्ष से चुना जाता है। आगे देखो, सार्वजनिक उपक्रम समिति कितने सदस्य, 22 सदस्य, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। इतना ध्यान कर सकते हैं हम, याद कर सकते हैं, प्लीज याद करिएगा। विभागीय स्थायी समिति 24 समितियां होती हैं, इसमें कितने सदस्य, 31, 21 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से। ठीक है, क्लियर। ये इंपॉर्टेंट कुछ आपके सामने लिखी, प्लीज इन्हें याद करिएगा, सवाल पूछा गया, यहां से पूछे जाते रहे। ठीक है, फिर अन्य संसदीय समितियां भी होती हैं, कैबिनेट समितियां भी होती हैं, इनकी सदस्यता 3 से 8 तक हो सकती है। तो सब अलग अलग समितियां होती हैं, खैर उन पे इतना ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जो पूरा हम लोग लोकसभा राज्यसभा के लिए पढ़ के आए हैं, सेम यहाँ पे हम राज्यसभा के लिए, राज्य विधानमंडल और राज्य के विधान परिषद के बारे में भी देखेंगे। क्या इंपॉर्टेंट है उस पर ध्यान रखना है। संख्या कई बार पूछी जाती है, तो आओ एक बार देख लेते हैं। ठीक है, अधिकतम संख्या कितनी होती है, 500। विधानसभा की बात हो रही है, हेलो, विधानसभा की बात की जा रही। न्यूनतम 60। अब अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा, आपको अधिकतम 500 तक देखने को मिलेगी। तो जैसे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा न्यूनतम कितनी, 30। मिजोरम 40, नागालैंड 46। प्रीलिम्स में पूछा गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्ट टेस्ट में मैंने कराए भी थे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे नियुक्त सदस्य 334 अनुच्छेद के तहत राज्यपाल एंग्लो इंडियन सदस्य की नियुक्ति करते हैं, लेकिन 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 एंग्लो इंडियन के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, इसे ध्यान रखेंगे। क्लियर। और 104वें संविधान संशोधन को आरक्षण 2030 तक बढ़ाया गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। SC ST वाला जो आरक्षण है उसकी मैं बात कर रहा हूं, पता लगा एंग्लो से लिंक कर लो, SC ST आरक्षण की बात की जा रही। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये सवाल पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, क्लियर 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 क्लियर। आगे चलें, चलो कार्यकाल देख लेना यार, इतना भी कठिन नहीं है, कार्यकाल पढ़ लो। विधान परिषद की अगर बात की जाए, कुल सदस्य संख्या 1/3, न्यूनतम 40। विधानसभा की कुल का 1/3। कैसे चुने जाते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ठीक है, अब उनमें कौन कौन आता है बहुत बार पूछा नहीं जाता, लेकिन एक बार ध्यान रखने में क्या जाता है। अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं स्थानीय निकायों द्वारा, विधायक सभा के सदस्य द्वारा, राज्य में रहने वाले स्नातकों द्वारा, और शिक्षक माध्यमिक विद्यालय से जो कम है 1/12 उनकी बात की जाती है। यानी 1/12 यानी 3 वर्ष की अवधि तक जो राज्य में शिक्षा का कार्य कर रहा है, माध्यमिक विद्यालय से कम ना होना चाहिए। ठीक है, चलो जैसे यहाँ पे सारी चीजें, लेकिन बहुत डीप में वो पूछते नहीं है। यहाँ पे सवाल पता पीसीएस में ये पूछा था, सदस्य संख्या, इस सीटें कितनी है, तो एक बार सीटें देखिएगा आप। ठीक है, अब आगे देखो, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। जैसे यहाँ पे शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के सामने शपथ या सत्यनिष्ठा लेनी होती। शपथ के बिना सदस्य कार्यवाही में भाग नहीं ले सकते, ना ही मतदान कर सकते। ठीक है, शपथ या मतलब शपथ न लेने पर सदस्य को 500 रुपए प्रतिदिन का जुर्माना भी देना होता है। अब समझ लो। अच्छा, विधानसभा में क्या होता है, जैसे आयु कितनी होनी चाहिए, कम से कम 25 वर्ष। विधानसभा में, विधान परिषद में कम से कम 30 वर्ष, विच इज इंपॉर्टेंट, अगर पूछेगा कंफ्यूज हो जाओगे। आरपीए 1951 में जो आया, राज्य के निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना जरूरी है लेजिस्लेचर के लिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए, असेंबली के लिए बता दिया, काउंसिल के लिए, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता और राज्य का निवासी होना जरूरी है। आरक्षित सीट से अगर चुनाव लड़ता है तो SC ST होना भी जरूरी है। क्लियर, ये सारे सवाल पूछे जाते रहे, कई बार सवाल आए हैं यहाँ से, तो इस वजह से मैं इनको कराता हुआ चल रहा हूं आपको। लेकिन अब जैसे यहाँ पे सवाल क्या बनते हैं, मैं आपको सीधे उस पे ले चलता हूं, ध्यान से सुनना। सवाल यहाँ पे लिखा त्यागपत्र, विधान परिषद के अध्यक्ष या विधानसभा के अध्यक्ष को त्यागपत्र देता है कोई भी सदस्य अगर होगा, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन आपको ध्यान रखनी। ठीक, मैं एक बार इसे ज्यादा गिचपिच नहीं करना चाहता, बस शांति से ये लाइन ध्यान रखना आप लोग। क्या एक व्यक्ति 2 सदनों का सदस्य हो सकता है, तो ध्यान रखना दोहरी सदस्यता नहीं है, नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर। तो जो इंपॉर्टेंट है मैं उस पर बताता चलो, मैं बहुत ज्यादा आपको इधर उधर नहीं ले जाऊंगा, सीधे फोकस, ओनली ऑन द फोकस की पॉइंट। अध्यक्ष को चुनता कौन है, अध्यक्ष विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाएगा। उपाध्यक्ष द्वारा पद खाली करना या त्यागपत्र देना होता है। ध्यान से, त्यागपत्र किसको देगा, उपाध्यक्ष को। जो अध्यक्ष होगा वो त्यागपत्र किसको देगा, उपाध्यक्ष को।
उसके कुछ कर्तव्य होते हैं, मनी बिल पर अंतिम निर्णय देता है, दल बदल विरोधी कानून जो है एंटी डिफेक्शन लॉ, जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसके तहत अयोग्यता का जो सदस्य है उसकी अयोग्यता का निर्णय भी करता है। अच्छा, विधान परिषद के अध्यक्ष को कौन चुनेगा? सदस्यों द्वारा। उपाध्यक्ष को क्या देगा? त्यागपत्र देगा। क्लियर। मतदान में टाई की स्थिति में मतदान करते हैं, पहले मतदान नहीं करते। मतदान वाला पॉइंट जरूर ध्यान रखेंगे, मतदान पे सवाल पूछा जाता है। जैसे अध्यक्ष की बात की जाएगी तो मतदान में ऐसे मतदान तो नहीं करते, जब बराबर की स्थिति आएगी तब मतदान करेंगे, पहले नहीं कर देंगे, है ना। ये चीज जैसे सवाल पूछा गया, ठीक। ये जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको ये बताया। अब जैसे यहाँ पे राज्य विधानमंडल के कुछ सत्र हैं, सेम वही राज्यपाल द्वारा समय समय पर बुलाया जाता है। एडजर्नमेंट मोशन, साइन डाई मोशन, प्रेरोगेशन, वही सेम चीजें आप यहाँ पे रिपीट होता हुआ देखोगे। विघटन, है ना, सेम वो जो वहां पे देखा। कोरम, कुल 10वां हिस्सा, यदि कोरम नहीं है तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष बैठक हटा सकते हैं। सेम वही चीजें यहाँ पे रिपीट होती हुई ज्यादातर आप देखोगे, है ना। तो ये एक बार इन्हें आप देखोगे, आप प्लीज इन्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, प्लीज इन्हें एक बार पढ़िएगा, प्लीज 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 इन चीजों को एक बार आप रिवाइज करिएगा, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीजें आपके सामने मैंने लिख रखी हैं ये पीडीएफ आज आपको दिलवाई जाएगी, इसीलिए क्योंकि अब ये चीजें रिपीट हो रही हैं और मैं क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस रखना चाहता हूं। और यही चीज, अच्छा, शुरू के कुछ टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट थे इसलिए उनमें मैंने ज्यादा समय दे दिया था। अब यहाँ पे जो चीजें हैं इंपॉर्टेंट उतनी ही हैं, लेकिन ये चीजें आप पढ़ के समझ सकते हो, सिर्फ याद करना है किसमें कितने सदस्य हैं, कौन वोट कर सकता है, कौन वोट नहीं कर सकता है, किसके द्वारा ज्वाइनिंग की जाती है, कौन शपथ लेता है, कौन शपथ नहीं दिलाता है, किसको त्यागपत्र देना होता है, कौन किसको त्यागपत्र दे सकता है, ये सारी चीजें यहाँ पे हैं। तो ये चीजें आप बहुत आसानी से याद कर सकते हो, है ना। यही मैं समझाना चाह रहा हूँ, प्लीज थोड़ा इस बात को समझिएगा, मैं आपके समय के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखो विधानमंडल के सत्र और विधायी प्रक्रिया सेम वही है, आप एक बार इन्हें देखिएगा, ठीक है। अब आगे मैं चल रहा हूँ, अब यहाँ पे भी देखो वही मनी बिल है, देखो मनी बिल राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्तुत किया जा सकता है केवल, है ना। 14 दिन में विधेयक वापस नहीं भेजती तो दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। विधान परिषद ने नहीं भेजा तो सेम वही चीजें देखो चल रही हैं यहाँ पे, है ना। ये सेम चीजें आप यहाँ पे चलता हुआ देखोगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जैसे यहाँ पे सरकारी आयोग 1983 to 88 क्या कहता है? विधेयक जो उच्च न्यायालय की शक्तियों को कमजोर करता है, आर्टिकल 200। विधेयक जो सहमति के बिना संघीय कानून का विरोध करता है, आर्टिकल 254। विधेयक जो व्यापार और वाणिज्य में प्रतिबंध लागू करते हैं, 304। यानी सरकारिया आयोग ने राष्ट्रपति के सामने विधेयकों को 3 श्रेणी में विभाजित किया। ये 3 श्रेणियां थी, आर्टिकल 200, 254, 304। ये ध्यान कर लीजिए आप, ठीक है। राज्यपाल के पास एक और पावर होती है कि विधेयक को स्वीकृति दे सकता है, स्वीकृति को रोक सकता है या राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। राष्ट्रपति स्वीकृति देने, रोकने या विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते, ध्यान रखना। विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते, ये ध्यान रखना है, विच इज इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे विधान परिषद की कुछ स्थिति है, जैसे यहाँ पे सेम राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों की स्वीकृति किस आर्टिकल में है? 213। तो कम से कम आर्टिकल ध्यान रखो आप, है ना, क्लियर। मनी बिल केवल विधानसभा में। विधान परिषद मनी बिल को संशोधित कर सकती है? नहीं। अस्वीकार कर सकती है? नहीं। कौन सा विधेयक मनी बिल है या नहीं कौन डिसाइड करेगा? स्पीकर। सेम चीजें देखो, वही जो भी पढ़ के हैं वही सारी चीजें रिपीट होंगी। तो यहां पे समय ही तो हम लोग लगाएंगे। यहां पे भी देखो आपको व्यक्तिगत विशेषाधिकार मिल रहे हैं, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस यहां भी देखने को मिल रही हैं, है ना। यहां पे भी आप अविश्वास प्रस्ताव का पॉइंट देख रहे हो, सेम चीजें रिपीट हैं, बस आर्टिकल चेंज है, बाकी सारी चीजें रिपीट होती हुई देखोगे। तो इसलिए इन्हें आप प्लीज घर पे 1-2 बार पढ़िएगा। अब हम लोग अपने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पे आते हैं, विच इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। ध्यान से देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, एक एक करके देखते हुए चलते हैं। पहला न्यायाधीश का मामला कब आया? 1982। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सलाह का अर्थ सहमति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सलाह का अर्थ सहमति नहीं है, क्लियर। फिर जब दूसरा न्यायाधीश का मामला 1993 में जब आया तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्ण निर्णय को पलटा और क्या कहा? उन्होंने कहा कि सलाह का अर्थ सहमति बता दिया, ठीक है। इस तरीके से आप कुछ चेंज देखते हो, लेकिन क्या इतने इस तरीके के सवाल बहुत पूछे जाते हैं? उतने ज्यादा नहीं पूछे जाते, इन्हें बस आपको एक बार सरसरी निगाह से देखना है,
ठीक है, क्लियर। अब मुद्दा अपना क्या है, देखो ध्यान से। उच्चतम न्यायालय के बारे में जो मेन प्रावधान है देखते हैं। भारतीय संविधान द्वारा 1935 के गोआई एक्ट नहीं, बल्कि इसको बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, एक एकीकृत न्याय प्रणाली की बात की गई। 28 जनवरी 1950, पीसीएस के लिए भैया डेट ध्यान रखना, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के स्थान पर प्रिवी काउंसिल को सर्वोच्च अपील के रूप में बदल दिया। ठीक है, कुल न्यायाधीश कितने, 34, सीजेआई प्लस 33 अदर। न्यायाधीशों की संख्या का एक अधिनियम 2019 में आया, 31 से बढ़ाकर 34 की गई थी। ठीक है, 1950 से 1973 तक सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को सीजेआई नियुक्त किया जाता था, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसको नियुक्त किया जाएगा, जो सबसे वरिष्ठ होगा। क्लियर। 2 बार उल्लंघन भी हुआ, 1973 में और 1977 में, ये पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। क्लियर। अब देखो यहाँ पे अपने लिए क्या इंपॉर्टेंट है, योग्यता भारत का नागरिक होना चाहिए, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश 5 वर्षों तक या 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय का वकील रहना चाहिए। क्लियर। एक कानूनी विद्वान होना चाहिए, राष्ट्रपति के सामने शपथ दिलाई जाती है, इंपॉर्टेंट है। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन और भत्ते 125 में दिया गया है, कम से कम 125 में। आर्टिकल 125 किसके बारे में है, ध्यान रखेंगे। नियुक्ति के बाद वेतन में कमी की जा सकती है, नहीं। क्लियर। जब वित्तीय आपातकाल, कौन सा आर्टिकल 360, इसके दौरान की जा सकती है। अगर कोई वित्तीय आपातकाल लगा है तो उस समय आप सीजीआई के वेतन में थोड़ी बहुत कटौती कर सकते हो, इतनी दिक्कत की बात नहीं। क्या है पॉइंट, आपको समझ आया? जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं प्लीज इसको ध्यान रखेंगे। सीजेआई और न्यायाधीशों को अंतिम वेतन का 50% मासिक पेंशन के रूप में भी मिलता है। तो आपसे केवल सवाल यही पूछेगा कितनी पेंशन मिलती है, तो जो लास्ट में, जो मतलब जिस मंथ में रिटायर हुए उस मंथ में उनकी जितनी सैलरी थी उस सैलरी का 50% उन्हें क्या मिलेगा, पेंशन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कब तक पद पर बने रह सकते हैं, तो 65 वर्ष की आयु तक। किसको इस्तीफा दे सकते हैं, राष्ट्रपति को। क्लियर। राष्ट्रपति द्वारा हटाए भी जा सकते हैं, है ना, महाभियोग का प्रस्ताव अगर आ गया तो। अब देखते जाओ केवल आप देखो, सिफारिश पर मतलब बर्खास्त करना वगैरह वगैरह, अधिनियम कौन सा है, 1968। ध्यान रखोगे इसके बारे में भी आप, कुछ चीजें याद करना, रिवाइज करना बहुत जरूरी है। क्या अब तक किसी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पे महाभियोग लगा, मतलब कोई बर्खास्त हुआ, नहीं। महाभियोग प्रस्ताव के लोकसभा के विघटन पर नहीं समाप्त होता। मान लो लोकसभा समाप्त हो गई, नई सरकार आ गई, तो क्या महाभियोग प्रस्ताव समाप्त हो जाएगा, नहीं, है ना। ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। सेम यहाँ पे कुछ चीजें आर्टिकल्स के फॉर्म में मैंने रखी हैं, आपको कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश आर्टिकल 126 ध्यान रखना है, विच इज इंपॉर्टेंट। आप बहुत ज्यादा चीजें मत देखो, 126 ध्यान रखेंगे। यानी सीजेआई की अनुपस्थिति में या असमर्थता पर सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को कार्यकारी सीजेआई नियुक्त किया जा सकता है। कौन करता है, तो राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, ये आर्टिकल ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 127 भी ध्यान रखेंगे। सीजेआई के पास अस्थायी रूप से हाई कोर्ट के न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त करने की शक्ति है, लेकिन राष्ट्रपति से स्वीकृति लेनी पड़ेगी। क्लियर। कुछ आर्टिकल वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 130, संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का स्थान दिल्ली है। कुछ आर्टिकल जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, जैसे अब यहां पे मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट के खर्चे भारत के संचित कोष से होते हैं, ध्यान रखेंगे। क्या संसद द्वारा मतदान नहीं किया जा सकता, नहीं, इनमें मतदान नहीं किया जा सकता। सेवा शर्तों में कोई बदलाव नहीं हो सकता है सिवाय वित्तीय आपातकाल के, ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। सेम वही चीज यहां पे लिखी वापस। ठीक है, करें। हाँ, सुप्रीम कोर्ट न्यायिक शक्ति को संसद द्वारा घटित नहीं किया जा सकता, परंतु बढ़ाया जा सकता है। आर्टिकल 50, आर्टिकल 50 क्या कहता है, मतलब आप न्यायिक पुनर्विचार जो है उसका, ये सब कम नहीं कर सकते, ध्यान रखना। ठीक है, अब यहां पे आओ, कुछ आर्टिकल्स उच्चतम न्यायालय के और देखते हैं। 131, ये सवाल में प्रैक्टिस भी कराई थी मैंने आपको। क्या कराया था, प्रारंभ में सुनवाई का अधिकार है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अधिकार है, मूल अधिकार से संबंधित। ठीक है,
ध्यान रखेंगे। यदि राज्य और केंद्र के बीच विवाद हुआ, अनुच्छेद 31। राज्य और अन्य राज्यों के बीच विवाद हुआ, अनुच्छेद 31 के तहत सुनवाई। केंद्र और राज्य के पक्ष में अन्य राज्य के बीच विवाद हुआ, अनुच्छेद 31 से सुनवाई। राजनीतिक प्रश्नों से बचा जा सकता है। कुछ मामलों में मूल अधिकार क्षेत्र लागू नहीं है, जैसे संविधान समझौते, जल विवाद, वित्तीय आयोग। क्लियर। अब आगे देखो, अनुच्छेद 32 आपको बता चुके हैं, हस्तक्षेप अधिकार है। अनुच्छेद 32 में अपील का भी अधिकार है। हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ यह निर्णय दे सकता है अगर संविधान की व्याख्या से संबंधित है। आपको पढ़ाया भी था मैंने, ये करवाया था मैंने आपको जब क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, तो ये आर्टिकल 132 किया था। 133 सिविल मामलों के लिए है। क्लियर। 134 फौजदारी मामलों के लिए है। यदि किसी आरोपी को मृत्युदंड दिया जाता है, अगर अदालत ने दोष सिद्धि से बरी कर दिया तो अपील का अधिकार नहीं होता, फिर ये भी ध्यान रखेंगे। 136 विशेष अनुमति द्वारा अपील। यह किसी भी न्यायालय में न्यायाधिकरण के निर्णय के खिलाफ विशेष अनुमति से अपील की जा सकती है। क्लियर। कोर्ट मार्शल या सैन्य न्यायाधिकरण में अपील नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको कवर कराते चल रहा हूं, प्लीज फोकस ऑन दैट। ठीक है, चलो अब हमारा नेक्स्ट कौन सा है टॉपिक देखते हैं। देखो यहां पे मैं आपको जो चीज कवर कराना चाह रहा हूं, वेरी मेन इंपॉर्टेंट फोकस। आर्टिकल 143 किससे संबंधित है? सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार अधिकार क्षेत्र से संबंधित। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के दो प्रकार के मामलों में राय ले सकते हैं, सार्वजनिक महत्व का कोई मामला हो या कानूनी तथ्यों पर सवाल हो। क्लियर। सुप्रीम कोर्ट की राय केवल सलाहकारी होती है, बाध्यकारी नहीं। ये इंपॉर्टेंट लाइन ध्यान रखेंगे, याद करेंगे। ठीक है। एक चीज और, 2019 तक राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से 15 बार सलाह ली है, ध्यान रखें। 129 में रिकॉर्ड का न्यायालय है। ठीक है। अदालत की अवमानना कानून कब? 1971 में आया। क्लियर। इसके तहत अवमानना की जांच और सजा की प्रक्रिया को निर्धारित किया जाता है। क्लियर। क्लियर। अब आगे देखो, जो इंपॉर्टेंट है उस पर चलना है। देखो एक बार इन्हें देख लोगे, लेकिन इंपॉर्टेंट को मैं हाईलाइट करता चल रहा हूं ना, डोंट वरी, मस्त रहो एकदम, चिंता मत करो। न्यायिक समीक्षा वेरी इंपॉर्टेंट। जुडिशियल रिव्यू, सवाल यहां से क्या आने की संभावना रहती है उस पर फोकस करेंगे। ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट है? संविधान में न्यायिक समीक्षा शब्द का उपयोग है? नहीं है। क्या जुडिशियल रिव्यू के तहत विधायी और कार्यकारी आदेशों को चुनौती दी जा सकती है? दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू में क्या करता है? मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है क्या? उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर है क्या? संवैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध तो नहीं है? ये सारी चीजें देखता है कि क्या है ये। यदि ये संविधान के खिलाफ है तो इन्हें अवैध, असंवैधानिक और अमान्य घोषित किया जाता है। यदि कोई भी ऐसा कानून बना जो संविधान के खिलाफ है तो उसे अवैध, असंवैधानिक, अमान्य, नल एंड वाइड, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल घोषित किया जाता है। न्यायिक समीक्षा के आर्टिकल कौन कौन से संबंधित हैं? 13, 32, 131 से 36, 143, 226, 246, 256। ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। क्लियर। क्लियर। अच्छा, अब इनमें से अगर कोई शब्द आपके एग्जाम में आए ना, तो एक बार इन्हें आप पढ़िएगा। ये सब किससे संबंधित है? संविधान की व्याख्या से संबंधित। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ अन्य पावर भी हैं, देखते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निवारण करते हैं, हम लोगों ने देखा था, है ना, पढ़ा था। यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों के आचरण की जांच करते हैं, ये भी देखा था। सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई ऑर्डर दिया तो उसका पुनरावलोकन भी कर सकता है, वो उसके पास ये पावर है। अगर हाईकोर्ट में कोई मामला लंबित है, रुका हुआ है, तो उसे अपने पास मंगा सकता है, उसका निपटान भी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के सभी निर्णय भारत के सभी अदालतों पर बाध्यकारी हैं। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। आपको लगता है हाईकोर्ट पर बाध्यकारी नहीं है, सभी अदालतों पर बाध्यकारी हैं। संसद संघ सूची के संबंधित मामलों में क्या सुप्रीम कोर्ट की पावर को बढ़ा सकती है? यानी क्या संसद सुप्रीम कोर्ट की पावर को बढ़ा सकती है? बढ़ा सकती है। अनुच्छेद 141, सभी कानूनों, जो घोषित कानून है सभी अदालतों पर बाध्यकारी हैं। आर्टिकल 141, ध्यान रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और निर्णयों को लागू करने की प्रक्रिया किसमें है? 142 में। क्लियर। अब यहां पे सेम चीजें आप उच्च न्यायालय के बारे में भी देखोगे। मैं आपको हाईलाइट कर देता हूं क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। नियुक्ति किसमें अनुच्छेद में है? 217। आपसे मैच द कॉलम में पूछ लेगा, है ना, आर्टिकल मैच द कॉलम में पूछ लेगा, कंफ्यूज हो जाओगे। प्लीज कंफ्यूज नहीं होना है यहां पे।
आर्टिकल ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहां पे आओ, न्यायाधीशों की योग्यता 217, शपथ किसमें 219 में, वेतन भत्ते 221 में। क्या चेंज हो सकते हैं? वही चीज नहीं बदल सकते, सिर्फ वित्तीय आपातकाल में बदले जाएंगे। सेम वही चीज रिपीट हो रही है यहाँ पे, आप वही चीज रिपीट होता हुआ देखोगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, देखो यही सेम चीज, ये आयु 62 वर्ष, बस इतना ध्यान रखना है। लिख त्याग पत्र राष्ट्रपति को, है ना। अब इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे, कुछ जो ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है और क्या ध्यान नहीं रखनी, फोकस, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट फोकस, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान है। तो बार बार इसको वही रिपीट करने की जरूरत नहीं, इसे पढ़िएगा आप एक बार, ठीक है, क्लियर। इसे पढ़ेंगे आप एक बार, ये प्रोसेस एक बार आप केवल सरसरी निगाह से पढ़ोगे ना, याद हो जाएगा। न्यायाधीशों का स्थानांतरण का अनुच्छेद कौन सा है? 222, क्लियर, ध्यान रखोगे इसको, प्लीज इसे एक बार आप ध्यान से पढ़िएगा इसे। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अगर आपको नियुक्त करना है तो उसका अनुच्छेद कौन सा है? 223, क्लियर। सारी चीजें आप देखोगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे अतिरिक्त कार्यवाहक न्यायाधीश 224, मतलब राष्ट्रपति उच्च न्यायालय में अस्थायी रूप से अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं जब उच्च न्यायालय में कामकाज में वृद्धि हो चुकी हो, है ना। सेवानिवृत्त न्यायाधीश 224A, यानी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश से अनुरोध कर सकते हैं कि वे अस्थायी रूप से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करें, लेकिन इसके लिए राष्ट्रपति और संबंधित व्यक्ति की सहमति की जरूरत है। बिना सहमति के ऐसा नहीं होगा, है ना। तो ये कुछ चीजें स्टेटमेंट के फॉर्म में आपसे पूछी जाती है, तो इनको एक बार ध्यान रखना। अवमानना के लिए दंड का अधिकार है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे हैं। उसके कुछ क्षेत्राधिकार हैं, देखो, जो मौलिक अधिकार से संबंधित हो सकते हैं, है ना। देखो, मौलिक अधिकारों का कार्यान्वयन, राजस्व संबंधी मामले, सदस्यों के चुनाव से संबंधित विवाद वगैरह वगैरह। लेकिन जब हम रिट ज्यूरिसडिक्शन की बात करते हैं तो जैसे वहां पे 32 आर्टिकल था, यहाँ पे कौन सा आर्टिकल है? 226, ध्यान रखेंगे। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का आर्टिकल जैसे वहां पे था वैसे यहाँ पे 215। वहां पे कौन सा आर्टिकल था कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का, आपको याद है? मैं आपको दिखाता हूं, प्लीज, इसे याद करना भी जरूरी है आपको। ये देखो 129 है ना। तो ये चीजें आपको याद भी तो करनी है, आर्टिकल्स तो ध्यान ही रखो कम से कम, उसके डीट पे मत जाओ, आर्टिकल ध्यान रखो, आर्टिकल ध्यान रखो आप लोग कम से कम। और एक बार सरसरी निगाह से बस पढ़ना है आपको। मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहता कि इसको आप तुरंत बैठ के याद करो। क्या संविधान में अवमानना शब्द की, जब हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात करते हैं तो क्या संविधान में अवमानना शब्द की परिभाषा दी गई है? तो नहीं दी गई, ध्यान रखेंगे, क्लियर क्लियर। चलो भैया, पीसीएस ऐसे ही सवाल पूछता है, बहुत ज्यादा घुमा के नहीं पूछेगा वो आपसे, लेकिन इतना फैक्ट पूछता है कि वहां पे आपको कंफ्यूज करेगा। सुपरवाइजरी अधिकार 227 आर्टिकल ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर क्लियर। कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट, यानी न्यायिक सेवा में नियंत्रण की जब बात की जाती है तो 227, क्लियर। जुडिशियल रिव्यू, जैसे पहले बोला, कोई संविधान में उल्लेख नहीं है। कौन कौन से आर्टिकल, देखो सारे आर्टिकल जुडिशियल रिव्यू की, फिर से वही चीजें आ गई, है ना। अब देखो यहाँ पे जैसे कुछ इंपॉर्टेंट, ये पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट, उच्च न्यायालयों का 2 या 2 से अधिक राज्यों के क्षेत्रों के साथ, जैसे बॉम्बे, गुवाहाटी, पंजाब, कोलकाता, मद्रास, केरल। ध्यान से देख लो किन किन को कंट्रोल करते हैं, कॉमन ज्यूरिसडिक्शन जो आते हैं, क्षेत्र, है ना। स्क्रीनशॉट ले सकते हो फिलहाल के लिए। अब जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल देख लो, बता चुके थे आपको, सारे आर्टिकल आते हैं, है ना, क्लियर। अब देखो जुडिशियल रिव्यू मतलब क्या, जैसे कोई भी जांच करनी है तो जो हमारा न्यायालय है किसी भी मुद्दे पर रिव्यू कर सकता है, कोई भी लॉ है, कोई भी एग्जीक्यूटिव द्वारा कोई भी काम किया जा रहा है, उस पर कर सकता है जुडिशियल रिव्यू। इससे न्यायिक अधिकारों की रक्षा होती है, इसे न्यायिक गतिशीलता भी कहा जाता है ना। ये जुडिशियल एक्टिविज्म को कहा जाता है, सॉरी, जुडिशियल एक्टिविज्म, ये हम जुडिशियल एक्टिविज्म की बात करते हैं, ये जुडिशियल रिव्यू है, ठीक, क्लियर। बहुत ज्यादा इससे सवाल इस तरीके से नहीं पूछा जाएगा कि आप कंफ्यूज हो जाओ, आसानी से कर पाओगे इस सवाल को। मेन जो मैंने आपको आर्टिकल्स बताए ध्यान रखेंगे। ये न्यायालय के आदेशों, कानूनों की संवैधानिकता को चुनौती दे सकता है जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म के तहत, ठीक।
क्या मतलब है इसका? अधिकारों की रक्षा करना, न्याय प्रदान करना, यानी कहीं ना कहीं अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो हम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए जुडिशियल रिव्यू का यूज करता है सुप्रीम कोर्ट। क्लियर? पीआईएल क्या मतलब है? जो समाज लोकहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। क्लियर? याचिका देखो, जो समाज के कमजोर वर्ग हैं उनके अधिकारों की रक्षा के लिए अदालत में दायर की जाती है। क्लियर? इसे न्यायिक सक्रियता के परिणाम स्वरूप आया था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे? वी.आर. कृष्ण अय्यर और न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती। कौन थे? वी.आर. कृष्ण अय्यर, न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती। ठीक है, आगे देखो। अब जैसे यहाँ पे इसका उद्देश्य देखो, आप एक लाइन में समझ आएगा। रक्षा करना, समाज के कमजोर वर्गों को न्याय देना, मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, वगैरह वगैरह, है ना। सारी चीजें इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो लिखी बस उतनी इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। आपको क्या ध्यान रखना है? ये अनुच्छेद 32 और 226 के तहत पीआईएल स्वीकार की जा सकती है, ये चीज ध्यान रखनी बस। निजी कानून से संबंधित विवाद पीआईएल के तहत नहीं जाएंगे, ये स्टेटमेंट ध्यान रखना है। ठीक है, चलें आगे। आओ, अब यहाँ पे जो हमारे अधीनस्थ न्यायालय है, ध्यान क्या रखना है इनमें? जो इंपॉर्टेंट है, हमें ध्यान क्या रखना है इसमें? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है उच्च न्यायालय की सलाह से। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है उच्च न्यायालय की सलाह से। क्लियर? क्लियर है पॉइंट आपको? वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे, याद करना है ये आपको। ठीक है, चलो आगे देखो। अब ये स्टेट वो ध्यान रखना आप, एक हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के नीचे अपना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कौन है? मजिस्ट्रेट न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, फिर उसके अधीनस्थ न्यायालय और मुंसिफ कोर्ट, फिर उसके बाद सिविल मुकदमों का उनके पास अधिकार है और उनको दीवानी मुकदमों का अधिकार है। फिर ये जिले का सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण होता है, सिविल जज और आपराधिक जज इसमें दोनों होते हैं। इसमें प्रशासनिक न्यायिक शक्तियां होती हैं। इसकी अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है। उच्च न्यायालय के पुष्टि के अधीन होता है मृत्युदंड। क्लियर? बस इतना ध्यान रखेंगे। क्लियर? क्लियर है या नहीं है? ध्यान रखेंगे। क्लियर है? क्लियर है। अब आगे देखो, प्राधिकरणों से सवाल आते हैं, कई बार पूछे गए हैं, तो आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है मैं बताता चलूंगा। जैसे जब भी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा की जब भी बात की जाती है तो इसका अधिनियम 1987, ठीक, निःशुल्क और सक्षम कानूनी सेवाओं के लिए अधिनियम 9 नवंबर 1955 से लागू था। ठीक है, अब देखो इसमें क्या डिफरेंट क्या है। जब भी यहाँ पे क्या फोकस रखना है, नालसा क्यों है? कानूनी सहायता कार्यक्रम निगरानी और मूल्यांकन करता है। ठीक है, अब देखो ये प्रत्येक राज्य में है। उच्च न्यायालय में विधिक सेवा समिति बनाता है, स्थानीय और राज्य स्तर पर इसकी संरचना है। लेकिन इंपॉर्टेंट इसके संवैधानिक प्रावधानों में क्या है जो पूछा जाता है एग्जाम में? आर्टिकल 39A और आर्टिकल 14 2021A। निःशुल्क कानूनी सहायता पढ़ाया था मैंने आपको, वही है। राज्य को समानता सुनिश्चित करने का निर्देश देता है, ये वही चीज है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब भी लोक अदालत की बात होगी, एडीआर यानी अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की बात की जाती है लोक अदालत में। पहली लोक अदालत कब बनी ये ध्यान रखना है। अधिनियम कब आया है ये ध्यान रखना है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत इसे क्या दिया गया? सांविधिक मान्यता दी गई। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अध्यक्ष कौन होते हैं? सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी। अध्यक्ष कौन होते हैं? सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी। क्लियर? ध्यान रखेंगे। क्षेत्राधिकार, जिन पर अभी मुकदमा शुरू नहीं हुआ उन पर, लंबित मामलों पर भी। हाँ, इसमें पैसे की सीमा अगर आपसे पूछो ध्यान रखें 10 लाख तक, लेकिन 2015 में सीमा 1 करोड़ तक बढ़ाई जा चुकी, तो अब 1 करोड़ ध्यान रखेंगे। ठीक, फिर जैसे यहाँ पे हम बात करेंगे लोक अदालत में, ये देश भर में सभी अदालतों में एक दिन में आयोजित होती है। राज्य निरंतर लोक अदालत, दैनिक लोक अदालत, मोबाइल लोक अदालत, मेगा लोक अदालत, फिर स्थायी लोक अदालत 2002 में संशोधन, अध्यक्ष जिला न्यायाधीश। तो एक बार ये अध्यक्ष देख लेना,
है ना, ज्यादा टफ नहीं है, एक बार देखने में क्या जाता है, एक बार देख सकते हो यहाँ से। सेम चीज परिवार न्यायालय के लिए भी है, सेम परिवार न्यायालय के लिए भी चीजें हैं। तो अगर परिवार न्यायालय से किसी भी तरीके का सवाल आए तो आप इसे भी प्रिपेयर कर पाओगे। सारी चीजें मैंने यहाँ पे दी हैं। सेम यहाँ पे ग्राम न्यायालय के बारे में भी इंफॉर्मेशन मैंने ऐड करके रखी हुई है, तो आप एक बार इसे देख लीजिएगा। इसमें आर्टिकल अगर कोई दिखे तो मेन आर्टिकल देख लीजिएगा, या क्षेत्राधिकार क्षेत्र। क्लियर। वाणिज्यिक न्यायालय भी देख लेंगे। हम आगे चलते हैं। सवाल यहां से आता है, इसलिए मैं ट्रिब्यूनल पे फोकस करने जा रहा हूं, ध्यान से देखें। क्या प्रारंभिक संविधान में ट्रिब्यूनल का प्रावधान था? जी नहीं। 42वां संविधान संशोधन 1976 भाग 14 ए ट्रिब्यूनल शीर्षक जोड़ा गया। याद करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रिब्यूनल का भाग कौन सा है? 323 ए प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के लिए, 323 बी अन्य न्यायाधिकरणों के लिए। 323 ए के तहत क्या बताया गया है? ट्रिब्यूनल की स्थापना केवल संसद द्वारा होगी। सार्वजनिक सेवा विवादों के लिए इनका उद्देश्य होगा। प्रत्येक केंद्र और राज्य के लिए एक ट्रिब्यूनल होगा। अनुच्छेद 323 बी क्या कहता है? संसद और राज्य विधानसभाओं द्वारा किसका अन्य मामलों के लिए न्यायाधिकरणों की स्थापना होगी। भूमि सुधार, टैक्सेशन वगैरह वगैरह चीजों के डिस्कशन के लिए, और न्यायाधिकरणों की श्रृंखला बन सकती है संरचना में। क्लियर। प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम कब आया है? 1985। क्या कहता है? केंद्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण कैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल 1985, मुख्यालय नई दिल्ली। संरचना, एक अध्यक्ष होता है, 69 सदस्य होते हैं। कार्यकाल 4 वर्ष, अध्यक्ष का 70 वर्ष की आयु, कुछ भी पहले हो। सदस्यों की भी 4 वर्ष, लेकिन आयु 67 वर्ष। ठीक है। क्षेत्राधिकार देख लो, सिविल सेवाओं तक, संसदीय सचिवालय तक, सर्वोच्च न्यायालय तक वगैरह वगैरह। इंपॉर्टेंट है, तो एक बार ध्यान रखने में क्या जाता है, रिवाइज करने में क्या जाता है ना। हम रिवाइज भी कर सकते हैं इसको, कोई बहुत टफ तो है नहीं, यहाँ से चीजें कवर भी होंगी आपकी। एक बार इन्हें पढ़ लीजिएगा, मैं आपसे बहुत लोड की तो बात ही नहीं कर रहा, है ना। क्लियर। प्रशासनिक न्यायाधिकरण की जब राज्य प्रशासनिक की बात आए तो स्थापना केंद्र सरकार के अनुरोध पर। ठीक है, बस इतना कम से कम ध्यान कर लेना। किसके अनुरोध पर? केंद्र सरकार द्वारा राज्य के अनुरोध पर। मतलब केंद्र सरकार बनाती है, स्थापित करेगी, स्थापना करेगी, लेकिन अनुरोध कौन करेगा? राज्य सरकार। अनुरोध कौन करेगा? राज्य सरकार। ठीक है, ठीक है। चलें आगे। चलो, अब देखो यहाँ पे पंचायतें। भाई साहब, पहले अधिनियम ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद ध्यान रखेंगे। मतलब ये पंचायतों का अनुच्छेद नहीं है, लेकिन डीपीएसपी में इसका जिक्र किया गया है। ठीक है। अनुसूची, 7वीं अनुसूची, राज्य सूची। पहला राज्य कौन सा बना था? वेरी इंपॉर्टेंट, नागौर राजस्थान का, 2 अक्टूबर 1959। क्लियर। लॉर्ड रिपन का प्रस्ताव था 1882 में। इसे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा भी कहा, और लॉर्ड रिपन को ही स्थानीय स्वशासन का जनक कहा गया। ये फैक्ट में पूछा जा सकता है आपसे, तो कम से कम ये फैक्ट ही ध्यान कर लो। अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट समिति पूछी जाती है। बलवंत राय मेहता समिति कब बनी? 1957 में। क्या सिफारिशें दी? त्रिस्तरीय पंचायत, प्रत्यक्ष चुनाव, पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव। बलवंत राय मेहता समिति 1957, 3 स्तरीय पंचायत की बात करी, ग्राम स्तर पे जिला पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए बात करी, ग्राम पंचायत के लिए प्रत्यक्ष चुनाव, पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव। और जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होगा? जिला कलेक्टर, ऐसा उन्होंने बोला। योजना और विकास जिला स्तर पर बननी चाहिए। सिफारिशें स्वीकार कब की गई? 1958। ठीक है। अब देखो, अशोक मेहता समिति आई 1977 में। कब आ रही भाई? ईयर ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कितनी स्तरीय प्रणाली की बात करी? 2 स्तरीय। क्लियर।
क्लियर। इन्होंने अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण की भी बात करी। अब आगे देखो, फिर आई हमारी दंतेवाला समिति। कब ईयर ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने ब्लॉक योजना की बात करी। 1984 हनुमंतराव समिति, जिला योजना की बात करी, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे आगे देखो, ईयर ध्यान करो। जीवेके राव समिति 1985, एलएम सिंघवी 1986, फुंगन 1988, गाडगिल 1988। तो एक बार ध्यान करने में क्या जाता है इनको, एक बार पढ़ने में क्या जाता है, आपके पास इंफॉर्मेशन सारी है फिर भी आप नहीं पढ़ रहे हो। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से हर एक चीज मैंने यहाँ पे ऐड करी। आप पंचायती राज से जुड़े संवैधानिक प्रावधान की ये क्लास में आप देखना चाहो तो देखो, वरना सॉल्टिक मैंने बना के पढ़ाई है, आप वहां पे भी देख सकते हो। आरओ की क्लास में मैंने वहां पढ़ाया था। क्लियर। अब हर आर्टिकल में क्या क्या बताया गया, वेरी इंपॉर्टेंट है। 243 जी अधिकारों की बात, एच कर लगाना, आई वित्त आयोग, ए ग्राम सभा की बात कर रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ आर्टिकल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 स्तरीय प्रणाली, कौन कौन से, ग्राम, फिर मध्यवर्ती जिनको बोलते हैं, फिर जिला, वेरी इंपॉर्टेंट। 20 लाख से कम आबादी के लिए बात की गई। 243 दी आरक्षण की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। तो फिर महिलाओं के लिए भी आरक्षण की बात कर रहा है, 1/3 सीट। 83 संविधान संशोधन अधिनियम 2000 में आया। सुप्रीम कोर्ट अरुणाचल प्रदेश में एससी के लिए आरक्षण लागू नहीं हुआ। फिर अनुच्छेद 334 ने आरक्षण की अवधि 230 तक बढ़ाई, कार्यकाल 5 साल। 243 ई इलेक्शन की बात कर रहा है ना, वहां पे सॉल्टिक से मैंने याद कराया, एक बार आप वो क्लास देखिएगा इसके लिए, ठीक है, आर्टिकल्स के लिए बहुत आसानी से मैंने याद करा दिया वहां पे। एफ एज योग्यता, राज्य चुनाव आयोग के आयुक्तों की बात की जा रही है यहाँ पे। न्यायालय से हस्तक्षेप, ओ, है ना। तो ये सारे आर्टिकल एक बार वहां पे आप देखेंगे, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी, वेरी इंपॉर्टेंट। सब कुछ वहां पे मैंने बहुत अच्छे से कवर किया है, आप वो क्लास भी देख सकते हो। इस वजह से मैं इस पे ज्यादा आपको समय नहीं लगाना चाहता, बार बार सारी चीजें एक बार आप इनमें पढ़ेंगे। सारे आर्टिकल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, आप चाहो तो यहीं से भी याद कर लो, यहां से भी कर सकते हो आप। आई राज्यपाल द्वारा गठित, देखो। एन कानून को 1 वर्ष तक बढ़ाना। 243 जे ऑडिट की बात की जा रही। 243 एल केंद्र शासित प्रदेशों पे लागू किया जा रहा है। तो यही तो है। एम कुछ विशेष एरियाज, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, यहाँ पे लागू नहीं। पेशा अधिनियम 1966 कब आ रहा है, 1966 में। अब पेशा अधिनियम की बहुत डीप में मत जाओ, इतना डीप में पेशा अधिनियम आपसे नहीं पूछने वाला हूं, है ना, इतना डीप में नहीं पूछेगा, ये बहुत डीप में नोट्स है, बहुत डीप में, ये नोट्स अपने आप में बहुत डीप में, इतना जाने की जरूरत नहीं है। क्लियर। देखो अगर पूछता है तो है चीजें आपके पास, जैसे क्या पूछ सकता है आपसे, कब आ रहा है पूछ सकता है, ग्राम सभा के बारे में पूछ सकता है, आरक्षण के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे, देखो 50% से सीटें ज्यादा नहीं होंगी। तो ये कुछ चीजें हैं जो पूछ सकता है आपसे, बहुत डीप में नहीं जाएगा आपसे। फिर पूछता है तो आपके पास और भी सवाल है करने के लिए, है ना, सिर्फ पेशा अधिनियम ही नहीं है फिर आप इसी को पढ़ रहे हो पूरा दिन, ये भी तो है ना। मान लो पॉलिटी में 20 सवाल आते हैं, 22 सवाल आते हैं, तो आपको 15 20 कर ले। मान लो 25 सवाल आ गए, मान लो 25 सवाल है, आप 20 भी कर ले जाओ, बहुत है कि नहीं। 5 सवाल बहुत टफ आते हैं, उन्हें छोड़ना भी तो रहता है, और भी तो सब्जेक्ट है करने के लिए, तो एक ही सब्जेक्ट में जान क्यों देनी। थोड़ा कॉमन सेंस से समझो चीजों को, एग्जाम में कट ऑफ ही निकालनी है, आप वहां पे 100 के 100 करने के फिराक में हो। आगे देखो, नगर पालिकाएं बहुत इंपॉर्टेंट, ईयर ध्यान रखना बस। 1687 पहली, 1726 बॉम्बे और कलकत्ता में, 1870 लॉर्ड मेयो का विकेंद्रीकरण। तो एक बार इन्हें पढ़ेंगे आप। 1882, 1907, 1919, 1935 जो अधिनियम आते जा रहे हैं उनमें क्या क्या चेंज हो रहा है, ये क्रोनोलॉजी में मैंने दिया है, इंपॉर्टेंट है, एक बार इन्हें देखिएगा। अगर यहाँ से कोई भी सवाल बनता है ऑर्डर में लगाने का कुछ भी। फिर 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, कौन सी अनुसूची, देखते जाओ, 12वीं अनुसूची और भाग 9A, भाग 9A, 243 पी से जेड जी तक। डब्ल्यू नगद जिम्मेदारियों की, एक्स में कर लगाना, वाई में वित्त आयोग, आर में नगर पालिका, सदस्य सीधे चुने जाते हैं, है ना। देखते जाओ, बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी, मैं आपको यहाँ पे रटा नहीं सकता क्योंकि ये सारी सॉल्ट ट्रिक्स मैंने ना आपको उस क्लास में बताई है। आप अगर देखोगे तो मैं आपको लिंक दिलवा दूंगा, आप कमेंट करना, मैं लिंक भिजवा दूंगा।
तो ये सारी सॉल्टिक्स मैंने वहां पे कवर करी। नगर पालिकाओं के चुनाव के बारे में कौन सा आर्टिकल है, आरक्षण का कौन सा आर्टिकल है, हस्तक्षेप न्यायालय के हस्तक्षेप वाला कौन सा आर्टिकल है, अयोग्यता का कौन सा आर्टिकल है, कार्यकाल का कौन सा आर्टिकल है ना। एक बार इन्हें देखेंगे आप। अब देखो यहाँ पे जो मैं आपको चीज बताना चाहता हूँ, विच इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दैट प्रोसेस। इसीलिए मैंने कहा है कि आज की क्लास बहुत लंबी रखने का मेरा कोई इरादा है नहीं, क्योंकि बहुत लंबी रखने का मतलब अब आपका समय जाएगा। तो नगर पालिकाओं के आप आर्टिकल ध्यान रखो, कौन सी कमेटीज बनी वो ध्यान रखनी है, ठीक है। आर्टिकल्स, कौन सी कमेटी, कौन सा अधिनियम और कौन सा संशोधन अधिनियम, क्लियर, इतना ध्यान रखेंगे, बहुत है। अब यहां से हम लोग जिन टॉपिक्स पे, जैसे अब यहाँ पे छावनी बोर्ड है, जरूरी नहीं है आपसे पूछे, अगर पूछता भी है तो फिर और भी सवाल आएंगे, सिर्फ छावनी बोर्ड पे सवाल नहीं आएगा। अब छावनी बोर्ड पे आप इतना ज्यादा नहीं पढ़ सकते, है ना। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम छावनी बोर्ड की बात कर रहे हैं, कस्बा क्षेत्र समिति की बात कर रहे हैं, नगर पालिका समिति की बात कर रहे हैं, इतना ज्यादा नहीं जाने की जरूरत है, फिर कंफ्यूजन आपके साथ ही होगा फिर, है ना। अब जैसे अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों की बात की जाए तो आप बस अनुच्छेद ध्यान रखो, 244 भाग 10 अनुसूचित क्षेत्र और ट्राइबल एरियाज, 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, बार बार ये बहुत पूछा गया, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर बाकी सभी। और यहाँ पे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये बार बार आया है सवाल। तो इतना तो मैंने क्वेश्चंस में ही किया हुआ है, बार बार यही चीज क्वेश्चंस में आई, बार बार यही चीज क्वेश्चंस में आई। अब क्या पूछ सकता है वो आपसे, आयोग की नियुक्ति 10 वर्षों में एक बार अनिवार्य है, 5वीं अनुसूची की। फिर देखो, दिलीप सिंह भूरिया और यूएन ढेबर समिति 1960 और 2002 में, ठीक है, क्लियर। तो ये सारी चीजें बहुत टफ थोड़ी ना है। अब सिर्फ यही सवाल आता है, इससे ज्यादा कुछ पूछता नहीं वो आपसे। जब भी हम ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो कितने सदस्यों की बात की जाती है ये देखना पड़ता है ना। अब देखो ध्यान से, इसमें क्या इंपॉर्टेंट था, जैसे सवालों में हम लोगों ने बार बार ये सारी चीजें तो बार बार सॉल्व करनी, कम से कम 10 बार सॉल्व करी होंगी ये सारी चीजें। ये कौन सी, 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची, कम से इंपॉर्टेंट है, कम से कम 10 बार हम लोगों ने क्वेश्चन में सॉल्व किया है इसको। किया है कि नहीं किया है कि नहीं किया है 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची को, बताओ। देखो, मैं यहाँ पे आपके लिए बैठा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको परेशान भी करूं। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि पिछली क्लास बहुत लंबी है, इस क्लास में आपका समय ज्यादा मैं नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं कह रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है मैं बताता चल रहा हूं। ये पीडीएफ आपके पास है, तेजी से पढ़ लीजिएगा, आपको जब समय मिले, एग्जाम तक का समय है, पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चंस मिलेंगे यहां से, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें ऐड की गई हैं, अपडेट किया गया है इसे। अब जैसे यहाँ पे देखो, अब इतनी डीप में कार्य नहीं पूछने वाला आपसे, जिला परिषद और पारिस्थितिक शक्तियों के कार्य बताओ, बहुत डीप में है, इतना पूछेगा कौन, ठीक है। आगे चलो, कुछ विशेष राज्यों के जो प्रावधान किए गए हैं ये वहां पे दिए गए हैं, तो आपको सिर्फ आर्टिकल ध्यान रखना है। मैंने आर्टिकल्स यहाँ पे लिखे हैं, ऑलरेडी लिखे हुए हैं, 371 से 371 जे, भाग 21, 12 राज्य, देख लो, क्लियर। अब देखो, महाराष्ट्र और गुजरात के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में, 371, नागालैंड के लिए 371 ए, है ना। फिर यहां पे देखो, असम के लिए 371 बी, मणिपुर के लिए 371 सी। अब देखो यहाँ पे, फिर जैसे यहाँ पे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए 371 डी, और ये इंपॉर्टेंट हमेशा से रहा है, तो 2014 पुनर्गठन अधिनियम, है ना। और मणिपुर अभी चर्चा में रहा है, तो ये देख लीजिए आप एक बार, है ना। अब देखो, सिक्किम 371 एफ, 371 ई, आंध्र प्रदेश में विश्वविद्यालय की स्थापना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेंगे, आर्टिकल पूछ सकता है आपसे, ठीक। उसके बाद मिजोरम 371 जी, अरुणाचल प्रदेश 371 एच, गोवा 371 आई, कर्नाटक 371 जे। आर्टिकल ध्यान कर लो केवल, समझ रहे हो मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं। एटलीस्ट आर्टिकल तो ध्यान कर ही जा सकते हैं फिर, है कि नहीं। तो एटलीस्ट आर्टिकल ध्यान कर लो, ज्यादा परेशान तो मैं कर नहीं रहा। अब देखो यहाँ पे जैसे यूपीएससी की बात आ गई, इस अधिनियम कब आया, 1926। इंपॉर्टेंट क्या है यूपीएससी के लिए पढ़ना, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में पढ़ना गया। यूपीएससी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति द्वारा। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्यपाल द्वारा। देखो, सवाल कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, यूपीएससी में नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, अनुच्छेद 315 से 323, भाग देख लो 14, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है यार। यही मिलान करने के लिए पूछ लेगा आपसे, आर्टिकल बताओ, भाग बताओ,
नहीं बता पाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, यही याद कर लो आप। नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। राज्यपाल। हटा कौन रहा है? राष्ट्रपति। हटाता केवल राष्ट्रपति, नियुक्ति राष्ट्रपति और स्टेट में राज्यपाल। योग्यता संविधान में है? नहीं है, लेकिन 50% सदस्यों के पास केंद्र राज्य में 10 वर्षों का अनुभव होना जरूरी है ना। अब देखो इंपॉर्टेंट, 6 वर्ष 65 वर्ष जो पहले हो जाए यूपीएससी का, 6 वर्ष 62 वर्ष एसपीएससी का, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, यूपीएससी का जो मेंबर होगा वो इस्तीफा किसको देगा? राष्ट्रपति को। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो मेंबर होगा वो इस्तीफा किसको देगा? राज्यपाल को। बहुत कोई कठिन है, संवैधानिक प्रक्रिया से ही हटाया जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। खर्चे समेकित निधि से दिए जाते हैं, ये भी ध्यान रखना है ना। जो इंपॉर्टेंट उस पर देखो, आगे बढ़ो, इतना परेशान होने की जरूरत ही नहीं। आपसे कोई बहुत ज्यादा स्टेटमेंट वाले सवाल यहाँ पूछेगा नहीं आपसे, आर्टिकल बहुत बार पूछता है आपसे, तो आर्टिकल पे फोकस रखो, जो आर्टिकल्स हैं हमारे। हटाने की प्रक्रिया राष्ट्रपति द्वारा। हटाएगा कौन? राष्ट्रपति द्वारा। दिवालिया घोषित हो या किसी अन्य वित्त कार्य में संलग्न हो जाए वो, मिसबिहेवियर करे वो, है ना, अनुशासनहीन हो। अब यूपीएससी में स्टेटमेंट वाले सवाल बहुत पूछता है, पीसीएस में इस तरीके सवाल इतने नहीं आते इससे रिलेटेड, आर्टिकल पूछता है वो आपसे बार बार, है ना। अब ज्वाइंट सर्विस पब्लिक कमीशन की अगर बात की जाए तो ये वैधानिक संस्था है, ध्यान रखना, ये एक स्टैट्यूटरी संस्था है, संविधानिक नहीं है, ध्यान रखना। ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की जब बात की जाए, है ना, ध्यान रखेंगे इसको, बार बार हम लोग याद कर लेंगे, है ना। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है आपसे, एक साइड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और एक साइड सीएजी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार सवाल आया है, यहां से सवाल पूछा जाता रहा है और ये इंपॉर्टेंट है, मैं फिर कह रहा हूं इंपॉर्टेंट है, एक बार इसे पढ़ेंगे आप। आर्टिकल ध्यान रखिएगा, ईसीआई का आर्टिकल 324 भाग 15, सीएजी का आर्टिकल 148 भाग 5, ठीक है, ठीक, क्लियर। एक बार इसे पढ़ोगे ना सीएजी के बारे में, पढ़िएगा, ये सारी चीजें आपके पास हैं, ऑलरेडी अवेलेबल है। मैं आपको ये पीडीएफ, अब क्लास एंड होते ही आपके पास पीडीएफ पहुंचेगी, डोंट वरी, क्लास एंड होते ही ये पीडीएफ आपके पास पहुंचेगी। आर्टिकल वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा है, सेम मिलान करने के लिए देगा, मैं पीवाईक्यू कराया हूं, जिन्होंने किया उन्हें पता है। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे कार्यकाल की बात की गई है, आप एक बार कार्यकाल देख सकते हो। यहाँ पे त्यागपत्र किसको देना है? तो राष्ट्रपति को देना है। अन्य पहलू भी यहाँ पे दिए गए, तो ये बहुत डीप में हो जाएगा, इसे आप छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो इसे, आप चाहो तो इसे स्किप कर सकते हो, जी हाँ, इसे स्किप कर सकते हो आप। सेम चीज यहाँ पे भी आप देखो, निर्वाचन आयोग के बारे में कुछ शक्तियां बताई गई हैं, तो आप बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत, यहाँ पे परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आप निर्वाचन आयोग के बारे में आर्टिकल देख लो, बहुत है, आप इन्हें अगर पढ़ लेते हो, आपके पास समय है, आपको रिवाइज करना है तो आप कर लो, ठीक है, क्लियर। आगे चलो, अब जैसे यहाँ पे सीएजी के कार्य वगैरह दिए गए हैं, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। कार्यकाल की सुरक्षा, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, संविधान के अनुच्छेद 149 के अनुसार क्या कहता है? सीएजी के कार्य अधिकार निर्धारित करने का अधिकार प्राप्त है संसद को। किसको? संसद को, क्लियर। इसीलिए सीएजी अधिनियम 1971 आया, सीएजी दायित्व, शक्तियां और शर्तें अधिनियम 1971 आया, क्लियर, ध्यान रखेंगे। इसे बार बार रिवाइज करना इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मैं बार बार कहता हुआ आया हूं, ध्यान रखेंगे, क्लियर। क्लियर है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसे। चलो आगे चलें। अब देखो यहाँ पे एक बार सर्विस शर्तें आप लोग पढ़ लोगे, बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज मैं आपको नोट्स में फिर से ऐड करके दे रहा हूं, प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, ये चीज यहाँ रटवाने से बढ़िया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी, यानी एससी, एसटी और ओबीसी के ये जो आयोग हैं, इन पे सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है, पूछा जा रहा है, आजकल पूछ रहा है। तो कौन सा अनुच्छेद है, कौन सा अधिनियम है, कब आया, कौन से संशोधन से आया, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 338 भाग 16 किसके लिए है? अनुसूचित जाति के लिए है। अनुच्छेद 338 ए भाग 16 किसके लिए है? एसटी के लिए है। अनुच्छेद 338 बी ये किसके लिए है? ओबीसी के लिए है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, एनसीएसटी को बोलते हैं और इनको एनसी
SC बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं कह रहा हूं वेरी इंपॉर्टेंट है, और बहुत बार सवाल यहां से पूछा गया है, और नए पैटर्न आयोग डिसाइड कर चुका है, वो यहां से बार बार घुमा के सवाल पूछ रहा है। इसीलिए मैंने आज की क्लास में बोला मैं वो सारे टॉपिक्स आपको बता दूंगा जहां, और सारे टॉपिक्स सिर्फ टॉपिक्स नहीं बता रहा मैं यहाँ पे, टॉपिक्स के साथ साथ मैं आपको उनका कंटेंट भी दे रहा हूं। प्लीज इन्हें रिवाइज कर लीजिए, हाईलाइट करके दे रहा हूं मैं आपको, इन्हें सिर्फ और सिर्फ आपको रिवाइज करना है। क्लियर? सदस्यों के पे आप एक बार सदस्य पढ़ लीजिएगा, बस आर्टिकल देख लो, सदस्य देख लो, बस मैं तो यही कहूंगा। आप अधिनियम याद कर पा रहे हो तो याद करो, ईयर ध्यान कर पा रहे हो तो ईयर ध्यान कर लो, ठीक है? सेम चीजों को यहां पे दी गई। आप कार्यकाल नहीं पढ़ना चाहते एक बार मत पढ़ो, रिपोर्टें नहीं पढ़ना चाहते एक बार मत पढ़ो, अन्य पहलू नहीं पढ़ना चाहते मत पढ़ो। अब भाई साहब आर्टिकल ध्यान कर लो यार, वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल ध्यान कर लो। अब देखो हम लोगों ने भारत के महान्यायवादी और राज्य के महाधिवक्ता, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की जब मैंने बात करी थी, मैंने पढ़ा था, वहां पे आपको सवाल कराए थे, वहां पे क्या इंपॉर्टेंट आया था पता आपको याद है? वहां पे जब हम लोग पढ़ रहे थे तो आपको बार बार मैंने आपसे एक ही चीज कही थी कि इसके सवाल बार बार रिवाइज हो रहे हैं, देखो बार बार सवाल आ रहे हैं, जिन्होंने प्रीवियस क्लासें करी उन्हें पता है। आर्टिकल ध्यान रखेंगे, भाग ध्यान रखेंगे, नियुक्ति कौन करता है ध्यान रखेंगे, कितने वर्ष के लिए है, और कार्यकाल है, त्यागपत्र किसको देगा, ये 4 इसमें ध्यान रखने ही रखने, ठीक है? पद हटाए जाने की प्रक्रिया क्या संविधान में है। उनके कार्य, ये आपको पूरा पढ़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं यहां पे लिखे दे रहा हूं, ये आपको पूरा पढ़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये क्लास में अगर किसी ने ये कहा कि सर ये आप भी पढ़ा देते तो मैं यहां पे आपको रटाता, बताओ इससे बढ़िया है। पिछली क्लास में टॉपिक समझाने वाले थे तो मैंने समझाए, रिवाइज करिएगा इन्हें, इसलिए मैं कह रहा हूं आप पढ़ लोगे तो समय कम लगेगा, टाइम कम लगेगा, आप खुद पढ़ लोगे इन्हें, ठीक है? आपके सामने सब कुछ लिखा है। अच्छा जिनके पास खुद के नोट्स हैं आप वो पढ़ लीजिए बस, ठीक है? ये टॉपिक्स पढ़ लीजिएगा वहां से। जैसे कार्यकाल के संविधान द्वारा निर्धारित किया गया, नहीं। संविधान द्वारा निर्धारित किया गया, नहीं। आर्टिकल 26 किसका है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और राज्य के महाधिवक्ता का कौन सा है, 165। यहाँ पे भाग 5 है तो यहाँ पे भाग 6 है। क्लियर? यही तो है सारी चीजें, बार बार रिवाइज होगी, है ना? ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। और कुछ, और कोई कठिन है यहाँ पे, है ना? तो ये सारी चीजें एक बार आप पढ़ोगे, ये सारी चीजें यहाँ पे मैंने आपको भारत के न्यायवादी के बारे में दी है। और भारत के न्यायवादी के हम लोगों ने सवाल बहुत सारे करे थे, इसलिए इनके आपको सीमाएं भी पता होनी चाहिए, और सॉलिसिटर जनरल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, ठीक? ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे फाइनेंस कमीशन का आप कम से कम आर्टिकल ध्यान कर लें, फाइनेंस कमीशन का कम से कम आर्टिकल ध्यान रख लें, 280। संविधान के भाग 12 में वित्त आयोग की स्थापना की गई है, बताया मैंने आपको। इनमें एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं, ये भी बता चुके हैं हम आपको। क्लियर? तो इतना ध्यान कर सकते हैं, कम से कम याद कर सकते हैं, इतना कम से कम इतना याद कर सकते हैं प्लीज। बस पीसीएस के लिए पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, केसी नेगी। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, एनके सिंह। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे, बहुत बार आया है। जैसे यहाँ पे अब एनएचआरसी, एसएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, एक बार इन्हें आप लोग देखेंगे, ये आपके नोट्स में ऑलरेडी अवेलेबल है, यहाँ पे सब रटने वाला है, कुछ इतना वो है नहीं, कौन सा अधिनियम कब आ रहा है एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है? अब मैं आपको ले चलता हूँ सीबीआई, ये भी आप देखना। देखो ये चीजें रटने वाली हैं, इसलिए मैं आपको आज नोट्स में सारी चीजें मैं आपको हाईलाइट करता हुआ चलूँ। सीबीआई का पॉइंट भी मैंने दे रखा है आपको, और सूचना आयोग का भी दे रखा है, ठीक है? कौन सा किस एक्ट के तहत आ रहा है ये ध्यान कर लीजिए, किसके द्वारा नियुक्ति होती है ये ध्यान कर लेंगे आप, एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है? बहुत ज्यादा समय नहीं लगाइएगा इसमें। देखो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में सवाल लोकपाल के बारे में आया था, आपको याद है? लोकपाल के बारे में पिछली बार सवाल पूछा गया है, तो इसलिए लोकपाल पढ़ना है अपने को, ऐसा नहीं है लोकपाल नहीं पढ़ना है, लोकपाल भी पढ़ना है। जैसे अब यहां पे क्या इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन पे सवाल है, आप सवाल लोकपाल और लोकायुक्त पे भी देखे हो, सवाल आया है पिछली बार ना, लोकायुक्त पे भी तो सवाल आया है, तो ये सीधे इंपॉर्टेंट है। अधिनियम कब आ रहा है आपके लिए, अधिनियम इंपॉर्टेंट हो जाता है ना? तो कहीं ना कहीं चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, हम कई बार नहीं पढ़ते हैं। आपको जब फ्री में चीजें दी जाती हैं तो आपके पास पूरी आजादी होती है कि आप कभी भी किसी को कमेंट भी कैसा कह सकते हो, लेकिन ये आजादी आप इतना समझ लीजिए आपके लिए बहुत घातक है, आप बहुत भटक चुके हो, प्लीज मेरी बात मानिएगा। और इसका मैं आपको सबूत दिखा सकता हूँ, बहुत से बच्चों के मेरे पास मैसेज हैं, समझ में आता है कौन कितना भटक चुका है और अभी भी भटक रहा है। तो इसलिए प्लीज जितनी चीजें मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, प्लीज मत भटकना है, पीडीएफ अपने पास रखना। अगर आपके पास आपके नोट्स में इन टॉपिक्स पे नोट्स बने हुए हैं तो प्लीज उन्हें पढ़िएगा, अदरवाइज एक बार इन चीजों को आप रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है?
इस बात को मेरा ध्यान रखेंगे। जैसे नीति आयोग कब आ रही है, कब नहीं आ रही, कैसी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या स्टेट्यूटरी बॉडी है। जैसे आरओ में भी सवाल आया था, ये एक अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है, सवाल आया था कि नहीं आया था, तो फिर सवाल आ गया था। बहुत सारी चीजें हैं जो अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कई बार। बहुत बेसिक सवाल पूछा इसने, अब मैं आपको इतनी सारी डिटेल देता हूं, देखो यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है इतनी सारी, आप ये ऊपर के कुछ चीजें ध्यान रख लो। जैसे यहाँ पे भी सेम, जैसे सीवीसी के बारे में, किस समिति की सिफारिश पर आई है ना, वैधानिक स्थिति से प्राप्त है ना, ये चीजें कम से कम इतना ही ध्यान कर लो, कैसी स्थिति प्राप्त है, वैधानिक स्थिति प्राप्त है। संथानम समिति की सिफारिश पर आई, इसमें राष्ट्रपति द्वारा चयन समिति बनती है, इसमें पीएम, इसके चयन समिति में पीएम, लोकसभा में विपक्षी नेता वगैरह होते हैं, है ना, इतना ही ध्यान कर लो, आप याद कर लो। मैं तो यहाँ पे बोल के 5 घंटे फिर से आपके ले सकता हूँ, लिटरली मैं फिर से 5 घंटे आपके वेस्ट कर दूंगा, लेकिन अब इस समय इन क्लासेस के लिए जरूरी नहीं है। यहाँ पे नीति आयोग है, सहकारी समितियां, दल बदल विरोधी कानून, जैसे ये इंपॉर्टेंट है। 52वां संविधान संशोधन, 97वां संविधान संशोधन अधिनियम से आप सहकारी समितियां देखते हो, 52वें संविधान संशोधन से आप दल बदल विरोधी कानून देखते हो। 97वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2011 में हुआ। 52वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1985 में हुआ। यही इंपॉर्टेंट है, आप यही इंपॉर्टेंट याद कर लो। पहले कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? तो संविधान के 4 अनुच्छेदों में 101, 102, 190, 151 में बदलाव किया गया, एंटी डिफेक्शन लॉ में, है ना। ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं कहीं ना कहीं, जैसे आप इतना ध्यान कर लो। अब आगे देखो, राजभाषा के बारे में कुछ आर्टिकल आपको दिए गए हैं, पढ़ेंगे आप इन्हें, तो ये भी सारी चीजें आपके पास हैं। राजभाषा के बारे में देखो, 343 से 351 आर्टिकल दिया गया। आयोग कौन कौन से बने देखो, बीजी खेल आयोग कब आया? 1955। बीजी पंत के तहत पार्लियामेंट्री समिति कब बनी? 1957। राज्य की आधिकारिक भाषा का अनुच्छेद कौन सा है? 345, है ना। 346 क्या कहता है? 347 क्या कहता है? देखो, अंग्रेजी भाषा को लिंग के रूप में यूज किया जाना चाहिए, सारी चीजें मैंने यहाँ पे आपको दी हैं। 348 किस बारे में बात करता है? उच्च न्यायालय और सभी उच्च न्यायालयों में कार्यवाही अंग्रेजी में होगी, आर्टिकल है 348 दिया गया है, आपके सामने लिखा है। तो ये बस आपको आर्टिकल्स तो ही ध्यान करने, प्रीवियस के प्रीवाइक्यू से देखो, सारी चीजें इजी हैं। अब यहाँ पे मैं आपको रटाऊं ये जरूरी नहीं है। अनुसूचियां जरूर पढ़िएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं आपको यहाँ रटाऊंगा, इससे बढ़िया आप सारी अनुसूची, किस अनुसूची में कौन दिया गया है, बस एक बार आप देख लीजिए। पहली अनुसूची नाम वगैरह, क्षेत्र वगैरह, सीमा वगैरह। दूसरी अनुसूची भत्तों, विशेषाधिकारों संबंधी प्रावधान। तीसरी अनुसूची में शपथ संबंधी प्रावधान। चौथी अनुसूची में सीटों के आवंटन संबंधी। 5वीं में जनजाति और अनुसूचित जाति और जनजात। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के विषय। 8वीं अनुसूची में भाषा। 21वें संविधान संशोधन से 1967 जोड़ा गया, भाषा सिंधी, इंपॉर्टेंट, देखो ऐड है ना यहाँ पे सारी चीजें। 71वें संविधान संशोधन से 1992 नेपाली जोड़ा गया, इंपॉर्टेंट। 92वें संविधान संशोधन से 2003 जोड़ा गया, इंपॉर्टेंट। 96वें संविधान संशोधन से 2011 उड़िया, इंपॉर्टेंट। मैं हाईलाइट करता जा रहा हूँ, आप इन्हें याद करिएगा। इनके बाद अगर इस पीडीएफ से इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ने के बाद, जितनी मैंने हाईलाइट की, उसके बाद अगर आपने टेस्ट लगा लिया यूपीएससी हिंदी का, मैं बता रहा हूं, मैं इतनी आसानी से कह सकता हूं कि एग्जाम में आने वाला हर एक सवाल आप उड़ा के आओगे, जिसको कहते हैं उड़ा के आना, लिटरली उड़ा के आओगे। क्या किया? रीडिंग करी, फिर उसके बाद आपने क्या किया? रिवीजन किया, रिवीजन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का। उसके बाद यूपीएससी हिंदी टेस्ट सीरीज से आपने प्रैक्टिस कर ली। बस अभी भी समय है करने का, ऐसा नहीं है समय नहीं है, प्रैक्टिस कर ली, एग्जाम में सवाल फोड़ के आओगे, आप ये ध्यान रखना। 9वीं अनुसूची में क्या बात की गई? देखो, भूमि सुधार, जमींदारी प्रथा उन्मूलन की बात की गई। 10वीं अनुसूची एंटी डिफेक्शन लॉ। 11वीं अनुसूची पंचायतों से संबंधित हो गई यहाँ पे। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित होगी। सारी चीजें आपको देते हो कि 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, एक एक चीज के एक ही बार लिख के दिए मैंने, आप फिर भी आपको नहीं पढ़ना है, फ्री में सारी चीजें मैंने दे दी, उसके बाद भी परेशान हो रहे हो। टेस्ट लगा लो कम से कम एटलीस्ट। महिला आयोग, बाल संरक्षण आयोग,
एक बार इसके बारे में आप पढ़ सकते हो। इसमें अब अल्पसंख्यक आयोग है, यहाँ पे एनआईए, एनडीएमए, अब यहाँ पे जैसे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया, स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ये सारी चीज़ें, इतनी सवाल यहाँ से बार बार नहीं पूछे गए हैं। तो हाँ, एक चीज़ यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, एक बार इसे आप जरूर पढ़िएगा, परिसीमन आयोग। डीलिमिटेशन पे सवाल आया है तो एक बार डीलिमिटेशन आप पढ़ लीजिएगा, बहुत है। अब एक बार इसे इग्नोर कर दोगे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जैसे विधि आयोग के बारे में सवाल क्या है, लॉ कमीशन के बारे में सवाल क्या है, लॉ कमीशन के बारे में स्थापना पे सवाल आया है। पहला कानूनी आयोग 1955 में आ रहा है, ये सवाल पूछा गया है आपसे, तो कम से कम आर्टिकल ध्यान रखना बस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऐसे लॉ कमीशन के बारे में अगर आपको संरचना वर्चना पढ़नी है तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसमें सिंपल सी चीजें हैं, एक बार देखोगे याद हो जाएगी। उपभोक्ता आयोग है, ये सारी चीजें आपके सामने एक एक करके मैंने दे दी। अब उपभोक्ता आयोग आप पढ़ने मत बैठ जाना। आज की क्लास को मैं इसलिए विराम देना चाहता हूं कि अब आपको पढ़ना है, आपको मेहनत करनी है। मैं आप साइंस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा कल से, तो आप लोग तैयार रहेंगे। बहुत डीप में करेंगे हम लोग साइंस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, बहुत तेजी से करने का प्रयास करेंगे, बहुत अच्छे से मस्ती से पढ़ते हुए करेंगे, समझते हुए करेंगे साइंस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। पॉलिटी पूरी कंप्लीट करा चुके हैं, पीवाईक्यू भी बहुत सारे कराए, एमसीक्यूज भी बहुत सारे कराए, आपको पूरी मैराथन भी करा दी जिसको कहते हैं। मैराथन में मैंने एक बहुत 5 घंटे की मैराथन ली जिसमें सारे इंपॉर्टेंट चीजें समझा के कराई। आज की छोटी सी मैराथन जिसको कह सकते हो, इसको मैंने एक सिंपल तरीके से कवर करने का प्रयास किया। सिंपल तरीके से कवर करने का मतलब क्या, सिंपल तरीके से कवर करने का मतलब सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हाईलाइट किए, आपको बता दिए 1 घंटे 1.5 घंटे में। अब आप इन्हें पढ़िएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू, टेक केयर, ध्यान रखेंगे, अपना मस्ती से पढ़ाई करते हैं। कमेंट लिख के जाएंगे, सर आई विल क्लियर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025। थैंक यू।